तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड कार्बन बैच की पहली क्लास में विच इज ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एंड कैसे आप सब फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। एंड उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्लास फुल पावर के साथ। इस पूरे बैच में जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो सिर्फ एक है कि कैसे मैं आप सभी को कोल इंडिया लिमिटेड की एक ना एक सब्सिडरी में, और मैं तो कहता हूं आपकी पहली प्रेफरेंस वाली सब्सिडरी में एक सीट दिलवा पाऊं। सो बच्चे, हाउ आर यू ऑल? क्विकली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा जोश है आप सबका। आर यू ऑल रेडी और नॉट? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून है, ये तो गुड आफ्टरनून, एकदम 1 मिनट का भी आप लोगों ने हिसाब रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग से सीधे गुड आफ्टरनून। सो कैसे हैं आप लोग? हाय हाय अर्चना, हेलो विवेक, गुड आफ्टरनून। चलो जी, कैसा लग रहा है आप लोगों को? पहले तो मुझे ये बताओ, हाउ आर यू ऑल फीलिंग? यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन? बिकॉज देखो, मैं आपको बताऊं, कोई भी अपन लोग नया चीज स्टार्ट करते हैं ना, एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग एंथुजियाज्म होता है। वो सब आप सब फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एकदम मुझे बता दो। कोई भी अगर मेरे को लग रहा है क्लास में स्टूडेंट्स, कोई भी मेरे स्टूडेंट को अगर ले लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, थोड़ा सा डाउटफुल फील कर रहा हूं, मुझे बताएंगे आप, ठीक है? और साथ ही साथ आपको जो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट्स होंगे वो भी सब मुझे बताएंगे। कॉन्सेप्चुअल, सॉरी। आज क्या करने वाले हैं, पूरे बैच में क्या करने वाले हैं, उस पर समझेंगे। पहले आप मुझे बताइए, आप सब कैसे हैं? अर्चना, विवेक, देवेंद्र, हाउ आर यू ऑल एवरीबॉडी? आर यू डूइंग गुड? मस्त है, सब लोग अच्छे हैं? कोई दिक्कत? मेरी भाषा आपको समझ आ रही है? किसी भी प्रकार का आपको कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ आ रही हो, आप मुझे ही बताएंगे फुल पावर के साथ। चलेंगे। सो कार्बन बैच जो एग्जाम ऑन एजुकेशन का फ्लैगशिप बैच है, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है इस बैच में। हम यहां पर जो डिस्कशन करेंगे, मैं आपका आज जो शुरू का 10 मिनट है वो सिर्फ और सिर्फ लूंगा दो चीजें समझाने में। वो होगा सबसे पहले कि हमारे कोल इंडिया लिमिटेड में इस सब्जेक्ट की महत्वता कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, वो बताऊंगा। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगा कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम किस प्रकार से कवर करेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं। और तीसरी चीज कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हम पढ़ते क्यों हैं। ये 3 चीजें पहले 10 मिनट में कवर की जाएंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर जो कि होगा वाटर डिमांड। और आज हम कोशिश करेंगे कि उसके हर एक टॉपिक को हम बेहतर रूप से समझ पाएं, और साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर ही, ताकि आप लोगों को, और मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास के अंदर, मैं एक क्वेश्चन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करवाने के लिए ही क्वेश्चन करवाऊंगा। मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों के पास एक डेली प्रैक्टिस पेपर शीट आ जाएगी इसी एप्लीकेशन पर, इसी कोर्स के अंदर, जो आप डाउनलोड करके सॉल्व करेंगे। अगर आपको उस डीपीपी में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपके पास अवेलेबल रहूंगा हर टाइम पर, जब आपकी मर्जी हो तब। सब समय पे करना, आप रात को 2 बजे फोन मत कर देना मुझे, करना कर देना, चलो उठा लेंगे तो बात जरूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। सबसे पहले समझते हैं एक चीज कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारे कोल इंडिया लिमिटेड में कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ये महत्वता रखता है। पहली चीज मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम जोशित सिंह है, मैं आईआईटी रुड़की से पढ़ा हूं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में, मैंने अपनी मास्टर्स भी की है। बाकी सारी कहानी, गेट एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किया है, पहली अटेम्प्ट में, पहली बार में रैंक लेके आया हूं, जिससे एडमिशन मिला है आईआईटी में। इसके अलावा मैंने लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जॉब किया है। इनिशियल डेज में जब लखनऊ मेट्रो कॉर्पोरेशन फर्स्ट टाइम बना था, मैं उसमें वन ऑफ द फर्स्ट, आप कह सकते हैं, एम्प्लॉय रहा था। और इसके साथ साथ एसएससी जेई का एग्जाम भी मैंने क्लियर किया है, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी रिवीजन के। बिल्कुल आपको मैं सच सच बता देता हूं। सो यह है मेरे बारे में कुछ बातें। अब समझते हैं हम कोर्स के बारे में, हम समझते हैं सीआईएल में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड में जो बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वो हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही है। हम यहां पर देख सकते हैं 2 सालों में जब सीआईएल ने खुद से पेपर करवाया था 2017 में और 2020 में, तब उन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को सबसे ऊपर ही रखा था। और रखना भी बनता है, बिकॉज जिस तरह का ये काम है, जिस तरह का ये जॉब प्रोफाइल है, जिस तरह की ये कंपनीज हैं, जिस तरह की ये सब्सिडरीज हैं, इनका एनवायरमेंट पे बहुत बड़ा फोकस होता है। क्योंकि आप सबको पता है, एनवायरमेंटल में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कोल माइंस जो होती हैं, जो ऐसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि कन्वेंशनल हमारे रिसोर्सेज जो हैं, वो एनवायरमेंट के लिए काफी खतरनाक हैं, काफी डेंजरस हैं, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट नहीं करते हैं।
इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज योर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और आता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर आता है स्ट्रक्चर, आरसीसी, हाइड्रोलॉजी, स्टील, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड बिल्डिंग मटेरियल। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये उनकी मार्किंग स्कीम है। तो इसी रीजन से मैंने सबसे पहले सबसे बड़ा सब्जेक्ट ही खत्म किया है, जिसमें हम सब मिलकर के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को फिनिश करेंगे। इस क्लास को मैं समझा देता हूं आपको, इस बैच के अंदर मैं स्टूडेंट, मैं टीचर की तरह ना पढ़ा करके मैं आपको आपका भाई या आपके दोस्त की तरह ही बताने वाला हूं। तो आपके पास कुछ मुझे बताने के लिए हो तो आप मुझे भी बताओ और मैं आपको उस चीज को लेकर के सपोर्ट करूंगा। पहले मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख के दो, इनमें से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैं नहीं चाहता कि आप बस मेरे वीडियो को देखें, मैं चाहता हूं आप नोटबुक पेन लेकर के ही समझे चीजों को। फटाफट से बताइए आपका इनमें से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। जितने भी सब्जेक्ट्स बोर्ड पे लिखे थे उनमें से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। एवरीबडी हैज टू आंसर, जो भी देख रहे हैं। कम ऑन, मेरी क्लास में तो कोई ये चीज है, कोई ऐसे सिर्फ बैठेगा नहीं, मैं बैठने देता नहीं हूं, बड़ा बेकार आदमी हूं मैं इस मामले में, राइट। सॉइल मैकेनिक्स है, विवेक ने बोला भाई सॉइल मैकेनिक्स, वेरी गुड है। व्हाट एल्स, और बताते चलेंगे। आरसीसी एंड सॉइल, सॉइल के काफी दीवाने हैं लोग, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू देवेंद्र? ओके, गोपाल कृष्णन सेज बीएमसी। व्हाट एल्स, और तो मतलब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो आज पहला सब्जेक्ट है वो किसी का पहली चॉइस नहीं है फेवरेटिज्म में, पर कोई बात नहीं, सीआईएल का है तो हम सीआईएल के हिसाब से करेंगे तैयारी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा वेस्ट, हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट या आप बोल सकते हैं हमारा जो ये सब्जेक्ट है उसको। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूं कि जो पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है उसको कवर कैसे किया जाता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम लोगों को समझना है, सबसे पहले हमारा जो गोल होता है यहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, वो होता है कि कैसे हम अपने पूरे शहर का एक वाटर का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अब जब मुझे एक शहर का, लेट से हम सबको मिलकर के, हम सब एक इंजीनियर है और हम सबको मिलकर के क्या करना है कि एक पूरा नया शहर है, उस शहर के लिए हमें पानी प्रोवाइड करवाना है। और पानी प्रोवाइड करवाने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने पानी लिया, पानी दे दिया और आपका काम खत्म, नहीं। जो पानी वेस्ट हो जाएगा, जो यूज करने के बाद पानी बचेगा, उसको भी हमें यूटिलाइज करते हुए उसको भी हमें ठिकाने लगाना है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल जो गोल है वो हमें समझ आ चुका है कि करना क्या है। तो इस गोल को पाने के लिए अब सबसे पहली चीज जो मेरे पास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जल्दी बताएंगे। अगर मैं चाहता हूं एक पूरे शहर का वाटर स्कीम बनाना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज मेरे पास क्या होना जरूरी है। एवरीबडी क्विक आंसर इन द कमेंट बॉक्स, अभी के अभी। तो बच्चे सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए दैट इज कि भाई पानी चाहिए आपको शहरों में ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाहिए कितना। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज कि भाई वाटर की डिमांड कितनी है, पानी की डिमांड है कितनी। क्योंकि पानी की डिमांड अगर मुझे पता चल जाएगी तो मैं उस हिसाब से देखूंगा कि वाटर की डिमांड अगर मुझे पता चल गई तो डिमांड के हिसाब से मैं ये चेक कर सकता हूं कि हमारे शहर के आसपास जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा वाला हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा बेहतर है। अब वाटर डिमांड के लिए आज अगर मेरे शहर में 100 लोग रहते हैं और मैं 100 लोगों के हिसाब से वाटर का रिसोर्स ढूंढ लेता हूं, वाटर का सोर्स ढूंढ लेता हूं, 100 लोगों के हिसाब से उस पानी को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बना देता हूं, 100 लोगों के हिसाब से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा पाइप बना देता हूं, 100 लोगों के हिसाब से अगर मैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना देता हूं, 100 लोगों के हिसाब से अगर मैं सीवर के पाइप डाल देता हूं, तो मेरा जो डिजाइन है ये पूरा का पूरा डिजाइन कल ही फेल हो जाएगा, अगले दिन ही फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज बेटा पॉपुलेशन हर दिन बढ़ रही है। जब आप आज 100 लोग के हिसाब से सारी चीजें करोगे तो जैसे ही कल के दिन 101 लोग होंगे, 102 लोग होंगे, 103 होंगे, 110 होंगे, आपका डिजाइन फेल होता चला जाएगा, आपका सोर्स छोटा पड़ने लगेगा, आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट छोटा पड़ने लगेगा। क्यों? डिमांड ज्यादा हो रही है। इसी वजह से हमारा उद्देश्य होता है कि हम आज के ना होकर के आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से पूरे वाटर स्कीम को डिजाइन करते हैं, जिसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग। तो अगर मैंने आज के हिसाब से बनाया तो फेल हो जाऊंगा, इसीलिए मैं 30 से 50 साल बाद जो पॉपुलेशन होने वाली है उसके हिसाब से ही सारी चीजों को डिजाइन करूंगा। ये वाला पॉइंट अगर समझ आ गया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में सीसी लिख दो मुझे। सीसी का मतलब होगा क्रिस्टल क्लियर।
सीसी का मतलब है क्रिस्टल क्लियर। और जो डाउट अगर है तो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछिए फटाफट से। हाँ जी एवरीवन, विवेक, अर्चना क्लियर है, देवेंद्र, गोपाल, कम ऑन एवरीवन, सबको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी है ये, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं, एक बार मेरे पास वाटर का डिमांड आ चुका है कि मेरे को पूरे शहर के जितने भी लोग हैं उनको कितना पानी चाहिए होता है। इस डिमांड को हम लोग क्या करते हैं, लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से डिफाइन करते हैं, LPCD। अब अगर मेरे पास ये आ चुका है कि पर दिन यानी कि प्रतिदिन पर डे हर एक व्यक्ति को कितना पानी चाहिए, तो अब मैं ढूंढ सकता हूं वो सोर्स जिस सोर्स से हमारा ये जितना भी पानी है वो मिल सकता है। वो जो सोर्स है वो अलग अलग हो सकता है, या तो वो सरफेस का सोर्स हो सकता है जैसे कि लेक हो जाती है, जैसे कि नदियां हो जाती हैं, या आपका सब सरफेस भी हो सकता है जैसे कि एक्विफर हो जाते हैं। तो वहां से आपको मिल जाता है आपका सोर्सेस किसके हिसाब से निकालूंगा, अब मैं मेरी डिमांड के हिसाब से। अब जो मैंने पानी सोर्सेस से निकाला है, अब यहां पे जो सोर्सेस हो सकते हैं वो सोर्सेस हो सकते हैं आपके सरफेस सोर्सेस हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास सब सरफेस सोर्स हो सकते हैं, सब सरफेस में आपके एक्विफर वगैरह निकाल सकते हो आप लोग, और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन अनरिलायबल है। प्रेसिपिटेशन का मतलब समझ गए हम लोग, बारिश के ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रह नहीं सकता, अनप्रिडिक्टेबल है, राइट सर। इसके बाद एक बार सोर्स पता चल गया, तो अब इस सोर्स से निकले हुए पानी को क्या मैं डायरेक्टली पी सकता हूं, बोलो। अगर मान लो किसको ले देवेंद्र को कंसिडर करते हैं। मान लो देवेंद्र मेरे घर आए और मेरे घर के पीछे से एक नदी जा रही है, मैं आगरा का रहने वाला हूं, तो मेरे घर के पीछे से यमुना अगर निकल रही है, मैं यमुना में जाकर के ग्लास भर के अगर देवेंद्र को दे देता हूं, क्या देवेंद्र आप पियोगे वो पानी? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, क्विक, क्या आप वो पानी पीना पसंद करेंगे? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि आप वो पानी पीना पसंद करेंगे, राइट। तो इसी वजह से, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम लोग पानी की बात करते हैं तो पानी के अंदर कुछ चीजें होंगी, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जिनकी मात्रा एक लिमिटेड वैल्यू में होनी चाहिए, जिसको हमारे इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हमें बताया है कि पानी के अंदर डिसॉल्व सॉलिड कितने होने चाहिए, सॉल्युबल सॉलिड कितने होने चाहिए, उसके अंदर TDS कितना बेसिकली होना चाहिए, इनको अगर जोड़ के बोलूं मैं, कलर क्या होना चाहिए, टेस्ट क्या होना चाहिए, उसके अंदर ऑर्डर क्या होनी चाहिए, हार्डनेस क्या होनी चाहिए, सल्फेट्स कितने होने चाहिए, आयरन कितने होने चाहिए, मेटल वगैरह जितने भी वो कितने होने चाहिए, गैसेस कौन सी होनी चाहिए, ये सारी अलग अलग जो चीजें हैं ये BIS ने हमें बताई हैं। लेकिन क्या मुझे और आपको, बिल्कुल हम एकदम नए नए इंजीनियर हैं, क्या हमें पता होगा कि एग्जैक्टली भाई कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए? नहीं। उसी के लिए हम अगली चीज जो पढ़ते हैं, दैट इज योर पैरामीटर ऑफ, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामीटर ऑफ रॉ वाटर। रॉ वाटर याद रखेंगे, रॉ वाटर की बात हो रही है, ये पानी एकदम रॉ है, साफ पानी है, अभी इसके अंदर कोई गंदगी नहीं होगी। जो भी गंदगी होगी वो नेचुरली अकरिंग हो सकती है, या हो सकता है किसी इंडस्ट्री से आ रही हो, वी नेवर नो, बट ये रॉ वाटर है मेरे पर्सपेक्टिव से एज अ यूजर। एक बार ये पैरामीटर मुझे, अब इसके बाद मैं जब चेक कर लूंगा कि भाई मेरे पास जो सोर्स से पानी आया है, वो जो पानी है उसके अंदर ये जो जितने भी पैरामीटर हैं, क्या वो, मुझे ये चेक करना है क्या वो अपनी लिमिट में है कि नहीं। वो सब चेक करने के बाद अब मेरा अगला उद्देश्य क्या होगा कि जो जो पैरामीटर अपनी लिमिट में नहीं है, उस पैरामीटर को अपनी लिमिट में लेके आना है। और उसी के लिए हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, चौथे चैप्टर को हम बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। अभी तक समझ आ रहा है सबको? ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। एक बार बेटा फटाफट से देखिए, यहां तक मुझे बताओ, पहले तो CC है एकदम, एवरीबॉडी हैज टू क्विक आंसर। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है यहां तक? यहां तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने यूज किया हो ऐसा जो आपको ना समझ आ रहा हो। स्टिल अगर ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछेंगे। क्लियर है तो आप CC लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, सिर्फ 2 बार C को टाइप करना है आपको फुल पावर से, एकदम मस्त है, एकदम गुड है। नेक्स्ट, अब एक बार जब मैंने पानी को ट्रीट कर दिया, अब मेरे पास क्या है, बहुत सारा ट्रीट किया हुआ पानी। क्या ये पूरा का पूरा पानी मैं शहरों में भेज दूं? नहीं सर। क्यों?
क्योंकि शहरों में जो पानी की डिमांड होती है वो हर टाइम सेम नहीं रहती। मुझे एक बात बताओ, आप लोग, या भाई अगर हम सबकी बात करें, ज्यादातर लोग सुबह सुबह नहाते हैं, करेक्ट? ज्यादातर लोग उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं, ज्यादातर लोग शाम को ऑफिस से घर आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? और ज्यादातर लोग सो जाते हैं रात को। इट मींस व्हाट? इट मींस कि आपके पास जो वाटर का डिमांड है वो पूरे दिन सेम नहीं रहता, कभी ज्यादा तो कभी कम होता है। लेकिन अगर मैं यहां पे पूरी अभी तक की कहानी देखूं तो यहां से कंटिन्यूअस जो पानी है वो यहां आ रहा है, और यहां पे आने के बाद ये पानी यहां आने के बाद ट्रीट होता जा रहा है, ट्रीट होता जा रहा है, ट्रीट होता जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हर टाइम सेम है, यहां पे फ्लक्चुएशन नहीं है, फ्लक्चुएशन आगे जाकर के आने वाली है। तो मैं ये पानी को डायरेक्टली ट्रीट करने के साथ साथ शहरों में नहीं भेज सकता, क्योंकि वहां पे डिमांड अलग अलग हो रही है, सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम अलग, रात अलग, सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम अलग, रात अलग। तो क्या करूं मैं? यहां पे एक रिजर्वायर लगा दूंगा, एक रिजर्वायर लगा दूंगा, इसको मैं बोलूंगा सर्विस रिजर्वायर, और उस सर्विस रिजर्वायर से शहरों में पानी भेजूंगा। उस पानी को भेजने के लिए मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम यूज कर सकता हूं कि पानी को किस तरह से शहरों में भेजा जाए। वो शहरों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो मैं कौन सा यूज कर रहा हूं। तो यहां पर हम पढ़ लेंगे रिजर्वायर यानी कि सर्विस रिजर्वायर, टू बी वेरी प्रिसाइज। And water distribution. डन है सर। अब यहां पर क्या हुआ है? अब सारा का सारा पानी, डिमांड पता चला, सोर्स ढूंढ लिया, पैरामीटर चेक कर लिए, उसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट में भेज दिया, ट्रीट किया हुआ पानी रिजर्वायर में भेज दिया, और जरूरत के हिसाब से शहरों में भेज दिया। अब क्या? अब वो पानी जब शहरों में पहुंचेगा, आपके घर पहुंचेगा, मेरे घर पहुंचेगा, हम उसको यूज करेंगे। जब हम उसको यूज करेंगे तो वो पानी वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट वाटर को अब मैं क्या करूं? इस वेस्ट वाटर को मैं शहरों से, आपके घरों से लेकर के इसको मुझे वापस से सोर्स में भेजना है। लेकिन क्या मैं हमारे घर से यूज हुआ पानी, बर्तन धोते टाइम जो पानी बचा, आपका जो लेट से खाना बनाते टाइम जो पानी बचा, गाड़ी साफ करते टाइम जो पानी बचा, वॉशरूम में जब आपने सुबह सुबह अपना बिजनेस किया वो पानी जो बचा, क्या मैं वो पानी सीधा सीधा क्या मैं नदियों में भेज सकता हूं? क्या वो लेक्स में भेज सकता हूं? क्या मैं जमीन के अंदर डाल सकता हूं? जल्दी बता दो। एज इट इज वो पानी लेकर के क्या हम लोग सोर्स में दोबारा से डाल सकते हैं? क्या नहीं डाल सकते? क्यों भैया? सोर्स गंदा हो जाएगा। सोर्स गंदा हो गया तो मेरा फिर से ये सारी चीजें क्या खराब हो जाएंगी? मैं डायरेक्ट नहीं डाल सकता, मुझे इसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा, मुझे इसमें से गंदगी निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद मैं इसको सोर्स में डालूंगा। करेक्ट? करेक्ट। इसी वजह से इसको मुझे ले जाना पड़ेगा कहां पे? गंदे पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन वहां तक ले जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक सीवर सिस्टम। ये हो गया अगला चैप्टर। सीवर सिस्टम से हम इसको ले जाएंगे कहां पर? हम ले जाएंगे हमारा 7th चैप्टर जो कि है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और ये सारा का सारा जो वेस्ट वाटर हम ट्रीट करेंगे, इसका जो सारा का सारा बाकी जो चीजें हैं इसमें हम कर देंगे डिस्पोज। सो डिस्पोजल भी इसी के अंदर आ गया। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो पानी वाला हिस्सा है वो इतना ही है। मुझे फटाफट से बताओ 1 से लेके 8 तक में कुछ भी डाउट है? क्या आपको समझ आ गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाया जाता है? क्या आपको समझ आ गया कि हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को किस सीक्वेंस में खत्म करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं? एवरीवन क्विकली कमेंट बॉक्स में या तो हार्ट साइन भेजो। अगर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया तो लिख दो मजा आ गया, और सिर्फ समझ आ गया है तो सीसी लिख दो, और अगर डाउट है तो डाउट पूछ लो। ये 3 चीजों में से कोई एक चीज लिखना है। और इन सबके बीच में ना हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, विच विल बी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, मैं सब कवर करवाऊंगा, और आपका नॉइस पोल्यूशन।
ये सारा का सारा चीजें हम लोग कवर करने जा रहे हैं। मजा आ गया क्या? मजा आ गया। देवेंद्र को मजा आ गया, मेरे को भी मजा आया भाई, मेरे को बहुत मजा आया। मैं बहुत दिनों बाद एकदम फुल पावर एनर्जी जो है ना फील हो पा रही है आज, बिकॉज बात ही कुछ ऐसी है यार। सीआईएल का एग्जाम मैंने पर्सनली ले लिया है कि एग्जाम में सिलेक्शन करवाना ही करवाना है, तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमको मैंने बोला है 2 क्लास कराऊंगा। मेरे को अगर लगेगा ज्यादा पढ़ाने का है मैं पढ़ाऊंगा, बस आप मेरे को सपोर्ट दो कि हाँ ठीक है सर पढ़ा लो, ठीक है। अगर कभी मैंने बोला कि आज की क्लास थोड़ा सा आगे करते हैं क्या, आगे मतलब स्टार्ट सेम टाइम पे करेंगे, ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा ले लें क्या, तो तुम मेरे को बस इतना कहना कि हाँ ले लो, ठीक है, डन है। क्योंकि सिलेक्शन कराना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सिविल की पूरी फैमिली क्रिएट कर रहा हूं मैं एग्जाम ऑन एजुकेशन पर, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन देना, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डज नॉट मैटर और क्या हो रहा है इधर उधर से, ठीक है सर, डन है। तो ये सारी कहानी आपको समझ आ चुकी है, और ये सब हम लोग कवर करने जा रहे हैं हमारे इस पूरे के पूरे एग्जाम, इस पूरे के पूरे हमारे सिलेबस के अंदर या फिर सब्जेक्ट के अंदर। तो ये वही सारी कहानी लिखी है, रॉ वाटर क्या होता है, ये सारी बातें हो गई। अब हम आगे समझते हैं, हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर डिमांड। वाटर डिमांड को स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग कुछ चीजों को और बेहतर रूप से दोबारा से समझ लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि जब हम वाटर डिमांड की बात करेंगे यहां पर, किसकी, वाटर डिमांड, तो याद रखेंगे कि वाटर डिमांड में हम इसको डिमांड को ना बीच बीच में ड्राफ्ट भी अगर बोल दें तो आप मेरे से गुस्सा मत होना, ठीक है, क्योंकि बोल सकते हैं। तो वाटर डिमांड को हम वाटर का डिमांड को ड्राफ्ट भी अगर बोल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो एनुअल ड्राफ्ट है, लेट से जो एनुअल ड्राफ्ट है, यानी कि जो एनुअल डिमांड है, एनुअल का मतलब हम समझ चुके हैं ना, एनुअल का मतलब हो गया कि पूरे साल में जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, 365 दिन में, 365 डेज में जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, लेट से वो है V, ये मैंने लिखा है वॉल्यूम में, ठीक है, लीटर में या फिर मीटर क्यूब में। इतना पानी का रिक्वायरमेंट एक शहर को लेट से पूरे साल में पड़ती है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे तो ये बता दो, मेरे को एनुअल नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ एनुअल एवरेज डेली डिमांड कितनी होगी, बताओ कमेंट बॉक्स में क्विकली। अगर एनुअल डिमांड इतनी है तो एनुअल में एवरेज डेली डिमांड बता दो कितनी होगी। क्विक, बिना रुके बिना थमे इसका आंसर आएगा भाई। तो अगर मेरी पूरे साल की डिमांड इतनी है तो मेरे एवरेज डेली की कितनी आ जाएगी, डेली विल बी V डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि 365 दिन होते हैं, ये 365 दिन की थी। और अगर मुझे ये पता करना हो कि ठीक है सर पर डे एवरेज, पर डे एवरेज डिमांड इज V अपॉन 365, जिसमें V क्या है, एनुअल ड्राफ्ट। अब अगर मुझे ये पता करना हो कि एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली ड्राफ्ट कितना है, तो एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली ड्राफ्ट इट विल बी हाउ मच, ये तो हो गया पर डे। लेकिन पर पर्सन अगर निकालना है तो किससे डिवाइड करूं इसको मैं, अगर पर पर्सन निकालना है तो किससे डिवाइड कर दूं, जल्दी बता दो। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा P से। P क्या है यहां पर, P इज योर प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मुझे पूरे साल के अंदर इतना वॉल्यूम चाहिए, अगर मेरी डिमांड जो है शहर की वो है V, तो पर डे कितनी हुई, डिवाइड बाय 365। तो मुझे ये बताओ पर पर्सन कितनी हुई पर डे, तो पर पर्सन पर डे जो जाएगी उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा इस पूरे फिगर को पॉपुलेशन के साथ। सिंपल था, ये समझ आ गया होगा आपको, फटाफट से बता दो कमेंट बॉक्स में। अब यही सेम चीज को हम लोग बोल देते हैं, क्या चीज, इसी सेम चीज को हम बोल देते हैं लीटर पर कैपिटा पर डे। पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन, लीटर पर कैपिटा पर डे। तो यहां पे जब मैं बोलता हूं LPCD, तो इट इज हाउ मच, इट इज लीटर पर कैपिटा, यानी कि पर पर्सन
पर डे, एक दिन में एक आदमी को कितना पानी चाहिए, यह है एलपीसीडी। क्लियर है सर? सीसी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर क्लियर है तो एवरीबॉडी। यहां पर मैंने सेम कहानी लिखी है, एनुअल ड्राफ्ट है, मान लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ कम्युनिटी इन 1 ईयर इज वी। एनुअल एवरेज डेली डिमांड, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ कम्युनिटी 1 डे इज ना, लेट्स अज्यूम वी वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन अ ईयर, तो एनुअल एवरेज डेली विल बी हाउ मच, वी अपॉन 365। ठीक है, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डिमांड, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कम्युनिटी इन 1 डे बाय 1 इंडिविजुअल पर कैपिटा कंजम्पशन विल बी हाउ मच, v अपॉन 365 इंटू पी। वही सेम कहानी है, बस थोड़ा सा सभ्य भाषा में लिखा है, दैट इज इट। क्लियर है? अब ये चीज हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने पहले से ही बताई हुई है। ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो पर कैपिटा, यहां पर देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो हम लोगों को बताया है कि भाई कौन कौन से ऐसे हमारे या कितना डिमांड है किस पर्टिकुलर चीज का, वो समझते हैं। तो एक पूरे शहर में जो सारी की सारी डिमांड्स है उनको बाइफरकेट किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे कि एक डिमांड हो गई मेरी डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड मतलब जो घरों में जो पानी जा रहा है वो, उसकी डिमांड जो हुई उसको मैंने बोल दिया डोमेस्टिक डिमांड। अब डोमेस्टिक डिमांड के अंदर आपके पीने का पानी, खाना बनाने का पानी, नहाने का पानी, गाड़ी वगैरह धोने का पानी, पौधों को पानी लगाने के लिए जो पानी चाहिए वो पानी, वो सारी डिमांड आपकी डोमेस्टिक में आ जाती है, जो इसमें फुलफिल करती है सारी की सारी मेरी डोमेस्टिक नीड्स। कुल जो डिमांड होती है पूरे शहर की जो टोटल डिमांड है उसमें से 50 to 60% यानी कि हाईएस्ट 50 से 60% जो डिमांड है वो डोमेस्टिक डिमांड ही होती है। ये आ गया आपका 1 मार्क का एमसीक्यू। अब ये डिमांड होती कितनी है, ये बेटा हम लोग लेते हैं 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे। लीटर पर कैपिटा पर डे मुझे लगता है आपके दिल में बस गया होगा और ये क्लियर होगा कि क्या होता है एलपीसीडी। लेकिन 135 लीटर तक का पानी पर डे पर पर्सन के द्वारा यूज किया जा सकता है, कहां पे, हमारे लिए डोमेस्टिक डिमांड के अंदर। ठीक है, अब ये फॉर सिटी विद फुल फ्लशिंग सिस्टम। फ्लशिंग सिस्टम का मतलब आप समझ गए कि भाई जहां पर आपका पूरा का पूरा वाटर स्कीम बना हुआ है, जिसमें आपका सीवरेज सिस्टम भी बना हुआ है, हर एक चीज वहां पर आपने प्रोवाइड की है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो पानी चाहिए होता है वो, तो यहां पर इसकी जो डिमांड है वो 50 से 450 लीटर पर कैपिटा पर डे हो सकती है। बड़ी डिमांड भी हो सकती है, छोटी डिमांड भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है हमारे पास। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल या फिर कमर्शियल वाटर डिमांड, जैसे कि आपके स्कूल हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, ये सारे जो कमर्शियल एरियाज होते हैं, जो कॉमन एरियाज होते हैं, इनकी जो डिमांड है दैट इज 20 to 50 एलपीसीडी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वाटर फॉर पब्लिक यूज। पब्लिक यूज यानी कि जो गार्डन वार्डन में पानी डाला जा रहा होगा, साफ सफाई के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक स्पेसेस को, वहां पर यह डिमांड होती है 10 से 20 एलपीसीडी। ये वैल्यूज याद करनी पड़ेगी हमें। उसके बाद हम फायर डिमांड भी लेते हैं बेटा। अभी रिसेंट में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है, मालवीय नगर एक जगह है हमारे यहाँ पे दिल्ली में, जहां पर आग लगी। जब भी कभी आग लगती है उस टाइम पर एक भारी मात्रा में जो पानी होता है वो यूटिलाइज किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो टोटल वाटर डिमांड होगा पूरे साल का, पूरे शहर के, एक हिस्सा वाटर जो हम रखेंगे वो रखेंगे फायर डिमांड को फुलफिल करने के लिए। फायर डिमांड के अलग अलग फॉर्मूलाज भी हैं, वो सारे फॉर्मूलाज में भी आपको बताऊंगा जहां से सवाल पूछा जा सकता है। राइट, तो यहां पर ये हो जाएगा कितना, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे फॉर पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख, कितना, 50 लाख। वैसे इसका फॉर्मूला भी अलग से, वो भी देखेंगे। राइट, तो यहां पर देखो उद्देश्य क्या है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, सुन लो इसको, कि मुझे वाटर डिमांड जो रखनी भी है वो किस तरह से रखनी है। मुझे ऐसे रखनी है कि भाई देखो जो हमारा मिनिमम प्रेशर रहे, क्या रहे, मिनिमम प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या अगर मैं इसको हेड के टर्म्स में बोलूं, हेड समझते हैं हम लोग एवरीवन, क्या आप हेड का मतलब समझते हैं, व्हाट इज हेड। जैसे इसको 10 से 15 मीटर का वाटर हेड चाहिए होता है, तो हेड का मतलब क्या हुआ, यहां पर हेड का मतलब क्या हुआ, बोलो,
बेटा हेड का मतलब हो जाता है एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट, राइट। जैसे आप लोग देखते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी देखते हो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी बोल देते हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgz, ऐसे करके बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं, राइट और नॉट। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, वेट से, वेट कितना होता है m टाइम्स इंटू जी, mg, तो यहां से जो मेरे पास पोटेंशियल हेड आया या डेटम हेड आया वो कितना आया, z आया, इसी को बोलते हैं हेड। बर्नौलीज इक्वेशन में आप लोगों ने जरूर इसको देखा होगा। एक एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं काइनेटिक हेड का भी, काइनेटिक एनर्जी। अगर मेरे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का मास m है और वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो उस केस में उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको वेट से डिवाइड कर दूं विच इज m टाइम्स g, तो m से m कैंसिल होगा, काइनेटिक हेड आएगा v स्क्वायर बाय 2g। क्या ये आपने बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ा है कि नहीं, ये चीज समझ आई। हेड किसको बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वेट को हेड बोला जाता है। क्लियर हो गया एवरीवन? कमेंट बॉक्स में एक बार सीसी लिख दीजिए फुल पावर के साथ। इसके बाद एक और, पहले मेरे को ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं, फिर आगे बढ़ूंगा। सेट है एवरीबॉडी? क्विक 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 क्विक, सब लोग बताएंगे। एंड मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लोग लाइव क्लास में नहीं आए हैं, जो लोग लाइव क्लास में नहीं आए हैं उन सबसे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव क्लास में ही आओ, ताकि आपको कोई भी डाउट आए तो देन एंड देयर अपन फिनिश कर दे, आप घर लेके ना जाओ डाउट अपना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट है आपका लॉसेस एंड थेफ्ट। लॉसेस एंड थेफ्ट का मतलब बहुत बार क्या होगा कि जो पानी होता है, जैसे बिजली की चोरी तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बिजली की चोरी भी होती है कि नहीं होती है, सुना है ना। सेम इसी तरह से जो पानी है उसकी भी चोरी होती है, जहां पर भी वाटर के अंदर मीटर सिस्टम होता है, जहां पे पैसे लग रहे होते हैं पानी का, तो वहां पर चोरी भी होती है पानी की। और पानी की चोरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई ग्राउंड लेवल पे सिर्फ ऐसे ही कुछ लोग कर ले रहे हैं, नहीं भाई, बड़े बड़े एकदम माफिया लोग भी जहां पे चोरी कर ले रहे हैं। तो वो पानी की चोरी पहली चीज। दूसरा जो लॉसेस होते हैं, क्योंकि पाइप के अंदर बहुत सारे पाइप्स ऐसे होंगे जहां पर जो जॉइंट्स हैं वहां से लीकेज हो रहा होता है, तो बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शहर के अंदर, एक शहर की जो डिमांड है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल एक शहर के अंदर जो डिमांड थी वो थी 100 लीटर की, ठीक है, और जो लॉस हो जाता है वहां पे पानी का, लॉस या थेफ्ट के कारण, वो है 5 लीटर। तो शहरों तक एक्चुअल में कितना पानी पहुंचेगा, एवरीबॉडी क्विक आंसर, शहरों तक एक्चुअल में कितना पानी पहुंचेगा, एवरीबॉडी हैज टू आंसर क्विकली। जो भी स्टूडेंट्स क्विकली देख रहे हैं मुझे बताओ। तो शहरों तक जो पानी पहुंचेगा दैट इज 95 लाख। क्या ये डिमांड के बराबर है, क्या ये डिमांड के बराबर है? ये सर डिमांड के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से मैं क्या करता हूं यहां पर कि भाई मैं अपना जो यहां पे सप्लाई करूंगा ना, जो मैं यहां पे सप्लाई करूंगा वो सप्लाई करूंगा 105 लीटर का, ताकि जो हमारे एक्चुअल में पानी पहुंचे वो पहुंचे कितना, 100 लीटर। तो क्या ये डिमांड के बराबर है, क्या ये डिमांड के बराबर है? ये डिमांड के बराबर है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, क्लियर और नॉट? क्विक आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सेट है, फुल पावर, ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़े क्या, अरे मुझे पूरा घुमा दिया आपने, एकदम सेट है। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हमारे जो अलग अलग फायर डिमांड्स हैं उनको। फायर डिमांड के लिए हम लोग जो यूज कर सकते हैं उनमें हम अलग अलग जो हमारे फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, बेसिस उनका अलग अलग हो सकता है, उसको हम लोग एक बार यहां पे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे जो हमारे फॉर्मूलाज है उनमें से। देखो यहां पर क्या है ना कि भाई अलग अलग जगहों से हमें अलग अलग फॉर्मुलेज मिलते हैं, ठीक है। फ्रीमेंस फॉर्मूला हुआ, बस्टन्स फॉर्मूला हुआ, कुचलिंग्स फॉर्मूला हुआ। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एग्जाम में क्योंकि यहां पर क्या है, आपको कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है CIL में, और जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे भी, वो न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, वो न्यूमेरिकल आएंगे आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पे, ठीक है सर। थोड़ा बहुत उसमें इधर उधर चीजें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर 25% जो न्यूमेरिकल आते भी हैं, 25 to 30%, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर हमें यहाँ पे बात करते हैं अलग अलग जो फॉर्मूलाज है उनके बारे में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं फायर डिमांड। फायर डिमांड के अंदर,
फायर डिमांड के अंदर हम लोग जो पहले पढ़ेंगे दैट इज, लेट से उसको मैंने बोला कुचलिंग्स फॉर्मूला या फिर कुचलिंग्स मेथड। सो कुचलिंग्स मेथड जो है इट इज 3182 रूट पी, और ये जो रहेगा इट विल बी इन लीटर पर मिनट। अब बेटा यहां पे तो P है, पॉपुलेशन है, आप लोग अगर पढ़ चुके हो फटाफट से मुझे बताओ ये जो P है ये मुझे किस उसमें रखना है? पॉपुलेशन विल बी इन हाउ मच? हंड्रेड्स में रखूं, थाउजेंड्स में रखूं, एज इट इज रख दूं, कैसे रखूं? एवरीबडी हैज टू आंसर, एवरीबडी हैज टू आंसर। सही है, गुड 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 गुड, ओके। राइट, वेरी गुड, सुपर्ब यार, सुपर्ब। तो यहां पर बेटा जो आप लोगों को पॉपुलेशन की वैल्यू पुट करनी होगी, यहां पर जो पॉपुलेशन की वैल्यू पुट करनी होगी, P इज योर पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, P इज योर पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। अमेजिंग यार, सुपर्ब यार, सुपर्ब सुपर्ब। अच्छा, नेक्स्ट जो लिखूंगा मैं यहां पर, नेक्स्ट फॉर्मूला जो यहां पे लिखूंगा दैट इज योर फ्रीमेंस फॉर्मूला फॉर। अब यहां पे ये चीज समझ भी लो कि अगर आपको मान लीजिए कभी ये बताया जाए कि पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख है, कितना है? 1 लाख। अगर 1 लाख है पॉपुलेशन तो P का वैल्यू कितना पुट करेंगे इस फॉर्मूले में? एग्जाम्पल मैं बता दिया इसलिए फटाक से आंसर बताओ। अगर 1 लाख है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो CIL में पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल के अंदर, टेक्निकली पॉसिबल है ये। दूसरा मैं बताऊंगा आपको फ्रीमेंस फॉर्मूला, तब तक आप मुझे ये बताइए क्विक आंसर। कम ऑन, क्विक 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 क्विक। यस। सो हाँ जी, हाउ मच? सबने आंसर दिया, सिर्फ 3 लोगों ने क्यों दिया मुझे ये बताओ? बाकी इतने सारे लोग देख रहे हैं, आपने क्यों नहीं दिया? फटाक से आंसर दो बच्चे। सो यहां पर देखेंगे फ्रीमेंस फॉर्मूला जो है इट इज योर Q इज इक्वल्स टू 1136। अब इसको लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आने वाला है, P/10 + 10। ये लो, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, सब कुछ सेम है। डिस्चार्ज इज इन लीटर पर मिनट, लिख भी देता हूं मैं, लीटर पर मिनट। P इज योर इन थाउजेंड। अब फटाफट से मुझे ये बता दो किस किस को ये लग रहा है कि यार यहाँ पे तो 5 होना चाहिए था सर, ये क्या कर दिया आपने? ये 5 वाला कंफ्यूजन किस किस को है जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्विकली। देखो ये वाला कंफ्यूजन बनता है क्योंकि गलती आपकी नहीं है। बात ये है कि एक्चुअल में बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर 5 ही मेंशन है, बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे 5 ही मेंशन है, लेकिन जहां पे भी 5 मेंशन है ना उसको हमें समझना चाहिए कि जब भी मैं यहाँ पर 5 यूज कर रहा हूं तो 5 जब यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर हमारा जो ये है क्या कहते हैं, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट क्या यूज हो रहा है? तो उस केस में हम लोग जो यूज करते हैं इट इज योर 250 P/5 + 10। अब अगर बेटा आप ये फॉर्मूला यूज करते हो ना तो आपका जो आंसर है वो लीटर पर मिनट में नहीं आएगा, वो आएगा आपका गैलन्स पर मिनट में। किसमें आएगा बेटा? गैलन्स पर मिनट में, गैलन्स पर मिनट में। अगर लेकिन आप चाहते हो नहीं सर मुझे तो सेम फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के बता दो लीटर पर मिनट में, तो सेम फॉर्मूले से अगर आप निकालना चाहते हो, आप नहीं मानते हो, आप बहुत जिद कर रहे हो मेरे से, तो मैं आपको बताऊं यहां पर आप क्या करो, आप रख दो 976 या 946 एग्जैक्टली। जब आप रखते हो यहां पर P/5 + 10, अब आपको ये जो वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी लीटर पर मिनट में, लीटर पर मिनट में। तो यहां पर आपको जो कंफ्यूजन है वो मैंने कंफ्यूजन वंस एंड फॉर एवर फिनिश कर दिया है आई सपोज। तो याद रखेंगे हमेशा हमें जो फॉर्मूला यूज करना है एग्जाम में वो ये वाला करना होगा, आपसे ये वाला फॉर्मूला पूछा जाएगा। हम यहां पर आपको मार्क भी कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है? गॉट इट? ये 2 फॉर्मूले समझ आ गए एवरीवन? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? एकदम मस्त है कि नहीं है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, एकदम मस्त है कि नहीं? जल्दी बताओ।
सेट है, सेट 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 सेट, इसको क्या करना है, इधर कर दे क्या, लो। मैं ये हार्ड साइन जहां भी बनाऊंगा आप समझ जाइएगा, इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट इज ये दो हो गए। तीसरा लिखेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला। भाई साहब नाम ही इतना बड़ा है इसका, तो अंडर राइटर्स फॉर्मूला। सो इट इज, यहां पे लिख देते हैं हम, Q इज इक्वल्स टू 4637 रूट पी। यहां पे भी बिल्कुल वही सेम है, P जो आपको यूज करना होता है, द P इज विल बी इन हाउ मच, इट विल बी इन योर 1000 ओनली, ठीक है। 1 माइनस 0.01 इंटू रूट पी इंटू रूट पी। क्लियर, एक सेकेंड, ये मैंने दो बार लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप हर जगह यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे बताओ, क्या इसके पीछे प्रॉब्लम है? ये मुझे अंदर लिखना चाहिए था, मैंने बाहर ही लिख दिया इसको। ये फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं कर सकते आप, यहां पे एक लिमिटेशन है। क्या है वो लिमिटेशन एवरीवन? 4637 रूट पी 1 माइनस 0.0 रूट पी, क्या है लिमिटेशन, क्या है इसका? बेटा लिमिटेशन ये है, आप इसको तभी यूज कर पाओगे जब जो पॉपुलेशन होगा वो पॉपुलेशन विल बी लेस देन, it will be when population is less than or equals to how much, exactly 2 lakhs। जब यहां पर पॉपुलेशन जो होगी वो 2 लाख से कम होगी या फिर बराबर होगी, तभी आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को इस्तेमाल कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। अगर 2 लाख से ज्यादा है तो यहां पे प्रोविजन दिया गया है कितना, 54,600 लीटर पर मिनट का जो आप बना सकते हो, एडिशनल 9100 लीटर पर मिनट आप और भी दे सकते हो, बट उसकी यहां पे आपको समझने की नीड नहीं है। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ इज योर बर्स्टिन्स फॉर्मूला। बेटा ये फॉर्मूला क्या है ना, ये फॉर्मूले से क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ सकता, थ्योरेटिकली मतलब आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछ सकता, पर ये फॉर्मूला इन जनरल आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फॉर्मूला अलग अलग ऑप्शंस में कुछ कुछ चेंज करके ये दे सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बर्स्टिन्स फॉर्मूला देखें तो बर्स्टिन्स फॉर्मूला इज Q इज 5663 रूट पी। अब यहां पर जो पॉपुलेशन है फिर से वो पॉपुलेशन 1000 में है, और Q जो है इट विल बी अगेन इन लीटर पर मिनट, यहां पे भी लीटर पर मिनट। ये हो गया सर। अब एक और ले लेते हैं विच इज एज पर IS कोड, ये क्यों भूल जाए। तो एज पर IS कोड इट विल बी 100 रूट पी। तो ये बेटा हमारे सारे के सारे अलग अलग जो फॉर्मूले हो गए, ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गए होंगे, और इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो ये फॉर्मूलेज है, इसमें क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज है, इंपेरिकल फॉर्मूलेज है, कोई थ्योरिकल इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको अपना, क्या देते हैं वो, डेरिवेशन वगैरह, राइट। अब जो नेक्स्ट चीज है जो CIL के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, दैट इज कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं वाटर की डिमांड को, एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं बात करता हूं साइज ऑफ द सिटी का, जल्दी बताइए, जितनी बड़ी शहर होगा उतना डिमांड कम होगा या ज्यादा होगा? शहर का साइज जब बड़ा होगा तो डिमांड कम होगी या बढ़ेगी? क्विकली, क्विक 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 क्विक, कम ऑन चैंपियंस। जितना ज्यादा यहां पर बता दीजिए, ज्यादा होगा, बढ़ेगा, मोर होगा, मोर मोर मोर, डिमांड ज्यादा होगी। तो लार्जर सिटीज मतलब मोर डिमांड, सबसे ज्यादा डिमांड किधर होगी? आपके मेट्रो सिटीज में, उसके बाद उससे कम होगी टाउन्स में, उससे कम होगी आपके विलेजेस में। जिससे मुझे याद आया, एक बार आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में तो बताओ कि आप लोग किस शहर से मुझे देख रहे हैं अभी, फटाफट से बताओ एक बार। मैं शुरू करता हूं अपने आप से, मैं आपको गुड़गांव से पढ़ा रहा हूं, हरियाणा। अब आप मुझे बताइए फटाफट। बेटा क्लास का जो फॉर्मेट है ना, उसमें मैं लास्ट में मैं फिर से बता देता हूं,
आपको लास्ट तक रुकना ही रुकना है हर क्लास के अंदर, क्योंकि जो लास्ट का सेक्शन होता है मेरी क्लास में, मैं आपको बताता हूं उसमें मैं क्या डिस्कस करता हूं, तो ताकि आप लोगों को पता रहे ये सारी चीजें जो हम लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे, वो ये चीजें भी डिस्कस करूंगा मैं अलग से। मैं स्पेशली आपके लिए लिख के लाया हूं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर सकते हो, जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं उसमें। उसके अलावा ये हो गया आपका, और वही सारी मिस्टेक्स, और लास्ट में हम देखेंगे वन लाइनर जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो याद रहने ही चाहिए आपको। तो इस तरह से मैंने पूरा फॉर्मेट रखा है अपनी क्लासेस का कि लास्ट में मैं आपको समराइज भी करूंगा हर एक चीज, और लास्ट में आपको मैं ये सब भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, ये भी बताऊंगा कि क्या वन लाइनर चीजें जो आपको याद रखनी है। गॉट इट? छतरपुर, वेरी गुड यार। आजमगढ़, बिलासपुर, सुपर। बिलासपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो आपके पास तो ऑलरेडी एक सब्सिडरी है CIL की, आपने तो जरूर से देखा होगा, ओपन कास्ट या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग। देखिए क्या, मैंने भी देखी है। मैं जब छोटा था तब मैं गया था, मेरे फादर पोस्टेड थे छत्तीसगढ़ में, तो तब वो मुझे लेके गए थे। अब आगे बात करेंगे कॉस्ट ऑफ वाटर। जैसे जैसे पानी की प्राइस बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, यानी कि अगर पानी महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो कंजम्पशन है वो क्या होगा, वो कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए हायर द कॉस्ट लेसर द कंजम्पशन। नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई मतलब कंटिन्यूअस या इंटरमिटेंट। कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है जब आप पानी चाहो तब आपको पानी मिल जाए, कंटिन्यूअस सप्लाई आती रहती है, पानी की सप्लाई में कोई भी रुकावट नहीं है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या है? इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि वो पानी जो आपका एक निश्चित समय पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर मेरे कुछ रिलेटिव हैं, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, जब मैं 10th में हुआ करता था उस टाइम पे मैं याद कर रहा हूं, जब मैं उनके यहां रहा करता था कभी कभी समर वेकेशंस के दौरान, तो मैं देखता था कि भाई उनके यहां ना सुबह 6 बजे पानी आ रहा है और शाम को 6 बजे पानी आ रहा है, बाकी पूरे दिन पानी नहीं आ रहा। तो ऐसे जगहों पर हम बेसिकली इस तरह की सप्लाई को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट सप्लाई, जो कभी कभार बीच बीच में सप्लाई आती है एक निर्धारित समय पर। तो देखो कंटिन्यूअस जहां पे सप्लाई होती है वहां पर, और इंटरमिटेंट होती है, तो समझेंगे क्या, इंटरमिटेंट के अंदर जो वेस्टेज होती है वो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा होती है। इट लीड्स टू वेस्टेज, क्योंकि क्या है भाई, पानी चला के छोड़ दिया वो चल रहा है, पानी भर गया वो तब भी फैले जा रहा है, ठीक है, ये चीज हो गई। अगला आता है आपका प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ज्यादा हायर प्रेशर होगा पाइप के अंदर, जब पानी हम भेज रहे हैं हमारे ट्रीटमेंट प्लांट से शहरों तक, घरों तक, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा लॉसेस होंगे, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा होगा, पानी ज्यादा तेजी से बाहर आएगा आपके पानी की टूटियों से। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। तो जाहिर सी बात है गर्मियों में पानी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ जाती है, और सर्दियों में पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में हर आदमी रोज नहाता है, और सर्दियों के अंदर जो लोग हैं वो रोज नहीं नहाते, स्पेशली जो इंजीनियर होते हैं, है ना भाई? क्यों, कौन है यहां पे, बताओ जरा, जो रोज नहीं नहाता? ठंड में बताएंगे, विंटर्स में कौन कौन है जो विंटर्स में नहीं नहाता? सिविल वाला तो नहीं है, बताओ। ठंड में तो क्या, ठंड ज्यादा हो जाती है, और वैसी जगहों पे जहां पे भाई साहब 5-5 डिग्री चल रहा है, 0-0। मैं पढ़ा हूं IIT रुड़की से, रुड़की में भाई साहब टेम्परेचर 1 डिग्री 0 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, सुबह 4 बजे 3 बजे के आसपास। आदमी एकदम कंबल लपेट के जा रहा है मैगी खाने, 24 घंटे कैंटीन खुली रहती है। कोटले भवन में मैं रहता था, कंबल डाल के जा रहे हैं, ठीक है, चप्पल पहन के अगर गलती से निकल गए, जूता ना पहना, तो चप्पलों में जितना हिस्सा बाहर निकल रहा है, जैसे आगे अंगूठे बाहर निकल रहे हैं, अंगूठा एकदम सुन्न पड़ जाएगा, नंब, इतनी ठंड। अब ऐसी ठंड में बताओ आदमी कितनी बार नहा सकता है? नहीं नहा सकते ना रोज रोज। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, सर्दियों में जो वाटर का डिमांड है वो कम हो जाता है, और जो बाकी लॉसेज होते हैं, इवेपोरेशन लॉसेज वगैरह होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। क्या हो गया भाई, शर्मा क्यों रहे हो, बता क्यों नहीं रहे? सब रोज नहाने वाले हैं? हेलो। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रोथ। जितना ज्यादा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा उतना ज्यादा डिमांड बढ़ता है। और फिर आता है हैबिट्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड। दो तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, एक होता है HIG जिसको बोलते हैं हायर इनकम ग्रुप, और एक होते हैं LIG। अब HIG वाला जो है उसके पास क्या है भाई साहब, उसके पास बड़ा घर है, ठीक है, कम से कम नहीं तो 300 गज, 400 गज, 500 गज में उसने घर बनवा रखा है, ठीक है, उसके पास गार्डन है अपना, गार्डन में पेड़ पौधे हैं, 2 कुत्ते पाले हुए हैं, ठीक है, लोग 3 हैं लेकिन कुत्ते 2 हैं उनके
नौकर में। बर्तन जो है खूब सारे बर्तन हैं, नौकर हैं 2 अलग, गाड़ी 3 है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं एकदम आदमी के पास। तो वहां पर क्या हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा होगा। 3 गाड़ी साफ करनी है भाई साहब, कुत्तों को भी नहलाना है, पौधों को पानी भी देना है, इतने बड़े घर की सफाई भी करनी है, नौकर भी अपने आप को जो है ग्रूम करेंगे, उनको भी नहाने का पानी चाहिए, उनको भी खाना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, डिमांड ज्यादा रहेगी। अब आ जाते हैं LIG पे, अपने ऊपर आ जाता हूं मैं। भाई साहब छोटा सा घर है, वो भी किराए का, छोटी सी गाड़ी है, हो सकता है गाड़ी ना भी हो, भैया गार्डन के नाम पे तो कुछ नहीं है, गमला रखा हुआ है, वही मेरा गार्डन है। तो यहां पर जो है क्या है, डिमांड मेरी कम है, पानी की डिमांड कम है। तो LIG ग्रुप जो होते हैं उनकी पानी की डिमांड कम होती है, HIGs जो होते हैं, हायर इनकम ग्रुप्स होते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो बच्चे फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्विकली क्विकली क्विकली, समझ आया क्या? फुल पावर के साथ, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को मेरे? क्लियर है तो सी, बहुत ही क्लियर है तो मजा आ गया लिखेंगे, और अगर डाउट है तो डाउट पूछ लो, तीनों रास्ते खुले हैं आपके पास। क्वालिटी ऑफ वाटर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, आपको पता है। अगर पानी की क्वालिटी अच्छी ना हो तो आदमी क्या करता है, कम पानी पीता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। तो अभी अगर मैं अपने घर पे हूं या मैं अभी ऑफिस में हूं, ठीक है, यहां पर, तो मैं यहां पे खूब पानी पीता हूं, राइट। अभी तो मैं लाया नहीं हूं, मेरा मन कर रहा है बहुत देर से पानी पीने का, पर है नहीं यहां पे मेरे पास, राइट। और मैं फ्लो तोड़ के मंगाना नहीं चाहता किसी से। इसके अलावा लेकिन अगर जो मैं पहले ऑफलाइन में जाया करता था, तो कुछ ऐसे ऐसे सेंटर हुआ करते तो भाई साहब जहां पे पानी का स्वाद ही अलग है, यानी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसी जगहों पे फिर मैं पानी अवॉइड करता था, कम पानी पीता था। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी के साथ भी जो है डिमांड कम या ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज समझ आ गई आप लोगों को, एवरीवन? ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 2,50,000, कैलकुलेट करना है फायर डिमांड बाय क्विचलिंग्स फॉर्मूला एंड फ्रीमैन फॉर्मूला, विच वैल्यू शुड बी यूज्ड फॉर डिजाइन। आप बस इसमें एक काम करो, फ्रीमैन छोड़ो, आप सिर्फ मुझे क्विचलिंग्स फॉर्मूला बताओ, क्विक एकदम, फुल पावर के साथ, एवरीबॉडी क्विचलिंग्स फॉर्मूला के साथ आप मुझे बताइए। पॉपुलेशन आपको दिया गया है, इट इज 2,50,000। सो एज पर क्विचलिंग्स फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट फायर डिमांड? क्यू का वैल्यू पूछा है मैंने आपसे, लीटर पर मिनट में। एवरीबॉडी हैज टू आंसर क्विकली, वैल्यू पुट करके आंसर बताइए। देवेंद्र, कम ऑन। मैं भी फटाफट से निकालता हूं आपके सामने ही। ऑलराइट, इनटू, अरे इसमें कहां पे आता है, यस, अंडर रूट, ओके, ब्रैकेट क्लोज, छठा आ गया मेरे पास। आप बताइए सर आपका आंसर कितना है? आर बी क्लोज, वेरी गुड यार, विवेक ने सबसे पहले आंसर दिया है, सुपर सुपर विवेक, फुल पावर। सो यहां पर जो वैल्यू रहेगा क्यू का, इट विल बी हाउ मच, 3182 अंडर रूट पी जो मुझे रखना है 2,50,000, इट विल बी हाउ मच, 250, क्योंकि 1000 में रख रहा हूं मैं। तो यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर कम्स टू बी 50311.83, 50311.83। अब 83 अगर आया है ना, तो अपन इसको 50312 कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बिकॉज डिमांड जितनी आई है उससे कम मत करो, बढ़ाई दो भले ही, एक एक जो है आप यहाँ पे लेवल आगे जा सकते हो, आप पीछे मत आओ। डिमांड फिर आप क्या करोगे, जितनी डिमांड है उससे कम पानी दे रहे हो, इसीलिए मैंने हायर वैल्यू लेकर के कंसिडर किया, ना कि पीछे आकर। तो 50311 लिखने से बेहतर होगा 50312 गया था। ये मैं जेनरिक आपको बात बता रहा हूं, कहीं पे भी डिमांड की बात अगर आती है ना, तो डिमांड में हम लोग इस तरह से ही मेक श्योर करते हैं कि एक लेवल आगे बढ़ा दो, ताकि डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम डिमांड होती है और जो एवरेज डिमांड होती है, उसका जो रेशियो है उसको हम बोल देते हैं फ्लक्चुएशन। देखो फ्लक्चुएशन के अंदर बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम अपॉन एवरेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आपका एवरेज अपॉन मिनिमम। कैसे भी आप ये निकाल सकते हो वैल्यू। जो आपका डिस्चार्ज होता है, जो आपकी डिमांड होती है, वो वक्त
के साथ क्या है, फ्लक्चुएट करती रहती है। क्या करती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। उसी के आधार पे हमें जो है ये कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़ना पड़ेगा, जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर जो है इनको हम बोलते हैं पीक डिमांड फैक्टर। ये दिया गया है IS 1172 1993 एडिशन में क्लॉज नंबर 5 में, क्लॉज नंबर 5 में ये चीज मेंशन है। मैं इसको आपको एक एक करके समझाता हूं, इसका आधार क्या है, इसका मतलब क्या है। अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहली चीज हम यहां पर कंसिडर करके चलते हैं। अब मैं यहां पे आपको तीन चीजें समझाऊंगा। कौन कौन सी तीन चीजें समझानी है मुझे, वो तीन चीजें होंगी आपका मैक्सिमम डेली डिमांड, मैं आपको बताऊंगा आपका एनुअल एवरेज डेली डिमांड, मैं आपको बताऊंगा आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। ये तीन चार चीजें समझ गए तो आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कर लोगे और डिजाइन वगैरह भी समझ जाओगे। अब एक एक करके इसको देखते हैं। देखो मान लेते हैं सबसे पहली चीज तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड। इसको समझो, एनुअल एवरेज डेली डिमांड का मतलब क्या हुआ, एनुअल एवरेज डेली डिमांड का मतलब हुआ हर दिन ऑन एन एवरेज कितना पानी व्यक्ति को चाहिए होता है। ठीक है, हर दिन ऑन एन एवरेज कितना पानी चाहिए। अभी मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, पूरे शहर की बात कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, ये मुझे आप बता सकते हो अगर कमेंट बॉक्स में, अगर मेरे पूरे साल का डिमांड है वी तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड कितना हुआ, हर दिन का डिमांड मुझे कितना पता चलता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर मेरे पूरे साल का डिमांड इज वी तो पर डे कितना हुआ। मैं ऑलरेडी इसी क्लास में बता चुका हूं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ भी रहा हूं। और प्लस इस बैच में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप एटलीस्ट एक बार पढ़ चुके होंगे, चीजों को समझ आए या ना आए, आप एक बार गो थ्रू कर चुके सब्जेक्ट को, तो आप मुझे बताइए फटाफट से। स्टिल मैं आपको हर एक चीज लेके ट्राई कर रहा हूं कि जीरो से ही चलो, पर हर चीज जीरो से ले जाना अगर हम ट्राई करेंगे तो हम कभी भी एग्जाम से पहले प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर, बिल्कुल सही बोला आपने। सो इट शुड बी V/365, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो उसको गलत बोल देगा। अब दूसरी चीज है मेरी मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड का मतलब क्या हुआ, ये तो भैया एवरेज हो गई कि हर दिन 365 दिन में एवरेज जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है आपकी V/365। लेकिन मुझे ये जानना है कि पूरे साल में जो हाईएस्ट किसी भी दिन गई होगी डिमांड वो कितनी है। 365 दिन में फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 100 लीटर ले लेते हैं। पूरे साल में फॉर एग्जाम्पल पर डे 100 लीटर पानी जो है वो चाहिए होगा एवरेज। तो मुझे ये जानना है कि पूरे साल में किसी भी दिन हाईएस्ट वैल्यू कितनी हुई होगी डिमांड की। तो उसके लिए हमें जो IES कोड ने बताया है, इंडियन स्टैंडर्ड जो बताया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लेंगे 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। इसको अपन क्या करते हैं, Q से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये लिख देता हूं, कंफ्यूज हो गए बाद में, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। देखो मैंने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है ना नंबर देके कि डायरेक्ट मैं ही उठाऊंगा फोन, तो क्लास के बीच में भी फोन कर रहे ठीक है, मैं एक बार सर को बोल देता हूं कि कॉल ले लेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहां पे मुझे समझ आ गया, इंडियन स्टैंडर्ड ने मुझे ये बता दिया कि मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर एग्जांपल पूरे साल में, लेट से पूरे साल में 15 सितंबर एक वो तारीख आती है, पूरे साल में 15 सितंबर को एक तारीख आती है जिस दिन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिमांड आई थी, और वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिमांड जो थी दैट वाज 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो मैं यहां पे आपको बता भी सकता हूं कि भाई आपकी जो मैक्सिमम डेली डिमांड है, आपकी जो मैक्सिमम डेली डिमांड है, मैक्सिमम डेली डिमांड वो कितनी है, 1.8 ऑफ एनुअल एवरेज डेली। क्या 1 यानी कि 180% ज्यादा, 180% ज्यादा किससे, एवरेज से। इसके बाद
आता हूं मैं अगली चीज पे। मैंने बताओ फटाफट से किस दिन पूरे साल में किस तारीख में बताया हाईएस्ट डिमांड थी, जरा बताना कमेंट बॉक्स में। क्विक क्विक क्विक, पूरे साल में मैंने किस तारीख में बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि हाईएस्ट डिमांड आई उस दिन? 15 सितंबर। क्यों बोला मैंने 15 सितंबर? किसी को इसका आंसर पता है? किसी को इसका आंसर पता है 15 सितंबर ही क्यों बोला मैंने? कोई और तारीख भी बोल सकता था। कम ऑन आंसर। बेटा 15 सितंबर इसलिए बोला गया क्योंकि 15 सितंबर के दिन दो बहुत ही तगड़ी चीज हुई थी। दो बहुत ही तगड़ी बहुत ही बड़ी चीजें हुई थी 15 सितंबर के दिन। इसका वाटर से लेना देना कुछ भी नहीं था। 15 सितंबर को पहली चीज तो जो होता है उसको हम बोलते हैं इंजीनियर्स डे। क्या आप सबको पता था? क्या आप सबको पता है कि पूरे साल में मैंने 15 सितंबर सिर्फ इसलिए कंसिडर किया क्योंकि 15 सितंबर के दिन होता है इंजीनियर्स डे। और दूसरी ऐतिहासिक चीज जो हुई है जल्दी बता देंगे क्या हुआ है दूसरी ऐतिहासिक चीज 15 तारीख को? बड़ा दूसरी ऐतिहासिक चीज जो हुई है 15 सितंबर के दिन वो है मेरा जन्म। तो आप सभी मुझे हैप्पी बर्थडे निंजा सर बोल सकते हैं। देख रहे हो उसको बोलते हैं अपना ही बर्थडे प्रमोट कर देना। वाह, ठीक है टॉपिक पे वापस आते हैं सर। थोड़ा सा मैं टॉपिक से इधर उधर निकल गया। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मेरे पूरे साल का पर डे का डिमांड जो है वो है V/365 और मैक्सिमम डेली डिमांड लेट्स से वो मैक्सिमम वैल्यू जो आई होगी वो 15 सितंबर के दिन आई होगी। 15 सितंबर के दिन जो डिमांड आई वो है कितनी? 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड। अब अगला चीज आता है कि उस पूरे दिन के अंदर, अब देखो भाई 15 सितंबर के दिन भी ऐसा तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज वैल्यू है 100 लीटर है एवरेज। तो मुझे एक बात बताओ 15 सितंबर के दिन कितना रहा होगा वैल्यू ऑफ द डिमांड? एवरीबॉडी क्विकली कमेंट बॉक्स में। अगर एवरेज वैल्यू 100 लीटर है तो मुझे ये बता दो 15 सितंबर जिस दिन मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम डिमांड आई होगी उस पूरे दिन में कितनी डिमांड आई होगी? जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्विकली बोलो, सामने तो लिखा है। एक सौ 180 सुपर, समझ गए तुम लोग, समझ गए। अब आगे देखो यहां पर अगर मैक्सिमम डेली डिमांड है इतना तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि 180, आपने बोला 180 है सर, क्या पूरे दिन 180 चलेगी क्या डिमांड? नो, पूरे दिन में भी फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन है। 24 घंटे में 24 अलग अलग डिमांड होगी मेरे पास। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरी जो मैक्सिमम आवरली डिमांड है किस दिन की? मैक्सिमम डे की। यानी कि 15 सितंबर का जो मैक्सिमम आवरली डिमांड है वो आईएस कोड ने मुझे बोला है वो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। ये भी किस दिन की लूं? क्योंकि भैया देखो केले को केले से कंपेयर करना चाहिए, सेब को सेब से कंपेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैक्सिमम जो डिमांड मैं ले रहा हूं आवरली बेसिस की, इट शुड बी 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। ठीक है सर, मैक्सिमम डे, गॉट इट, मैक्सिमम डे। तो अब इसी को ही मैं लिख सकता हूं कि भाई 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली की जगह पे क्या ले सकते हैं भाई? अगर मैं इसी के नीचे 24 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या मिलेगा मुझे? इट विल बिकम मेरा मैक्सिमम, इट विल बिकम मेरा मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय 24 इज नथिंग बट योर एवरेज आवरली डिमांड ऑफ द मैक्स डे। तो इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट विल बी 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड
बाय 24, ये भी ऐसे बोला जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं आखिरी स्टेटमेंट जो है कि भाई आपका जो मैक्सिमम आवरली डिमांड हुआ मैक्सिमम डे का, इट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2.7 ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड, यानी कि Q 2.7 ऑफ दिस। तो यहां से अगर मैं समराइज करूं तो मुझे ये पता चला बेटा, समराइज करने के बाद मुझे जो यहां से पता चला वो ये पता चला कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है? 1.8 ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या है? मैक्सिमम डेली वाले की, उसी दिन की जिस दिन मैक्सिमम वैल्यू आई है। मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या है? यह है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली। इसके अलावा तो मैक्सिमम आपके आवरली डिमांड ऑफ एनुअल एवरेज कितनी आई? इट विल बी 1.8 इंटू 1.5 यानी कि 2.7। ये फैक्टर याद रखने हैं, यानी कि मेरी मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे इज इक्वल्स टू 2.7 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ये तीन फैक्टर याद रख लोगे? एवरीबॉडी क्विक आंसर, सीसी लिख दो, मजा आ गया लिख दो, या फिर डाउट पूछ लो। ये तीन फैक्टर याद रखने हैं तुमको केवल, एक ये, एक ये, एक ये, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज और मुझे बतानी है आपको, इसको हम बोलते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूं, गुडरिच इक्वेशन। गुडरिच इक्वेशन से भी मुझे परसेंटेज फ्लक्चुएशन मिलती है। परसेंटेज फ्लक्चुएशन जो है इट इज 1 इंटू 80 टी की पावर माइनस 0.1। ये काम करेगा अगर आपका टाइम जो है टी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। यहां पर टी जो है इट इज डे, टाइम इन डे हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 डे। अब मुझे यहां से क्लियरली देख के बता सकते हो आप, अगर मुझे ये परसेंटेज फ्लक्चुएशन निकालना है, लेट से मुझे निकालना है डेली फ्लक्चुएशन, अगर मुझे डेली फ्लक्चुएशन निकालना है तो ये टी का वैल्यू कितना हुआ? डेली फ्लक्चुएशन के लिए टी का वैल्यू कितना हुआ इस फॉर्मूले में? जल्दी बताओ, क्विक 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 एवरीबॉडी, कमॉन चैंपियंस, क्विकली आंसर करेंगे। अगर मैं डेली की वैल्यू निकालना चाहता हूं, डेली का फ्लक्चुएशन निकालना चाहता हूं, तो टाइम की वैल्यू कितनी रख दूं? भाई डेली का मतलब क्या हुआ? एक दिन, राइट? यानी कि टी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। तो जब मैं यहां पे लेट से 1 रखता हूं, एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, एग्जाम्पल डेली डिमांड, डेली फ्लक्चुएशन, सॉरी, सो डेली फ्लक्चुएशन के लिए टी का वैल्यू शुड बी 1। तो जब यहां पे मैं 1 रखता हूं तो 180 इंटू 1 की पावर 0.0 सॉरी 0.1, दैट टू माइनस में, करेक्ट? तो यहां से क्या आएगा? इट विल बी 1.8, करेक्ट और नॉट? एवरीबडी हैज टू आंसर यस और नो। 24 नहीं बच्चे, 24 तो आपने आवर बता दिया ना, मैंने अभी अभी बोला आपको डे में रखना है, तो 1.8 ही तो होता है, यही तो मैंने देखा अभी अभी। तो यहीं से मैं वीकली भी निकाल सकता हूं, वीकली के लिए मैं यहां पे वैल्यू 7 रखूंगा, यही मैं रख सकता हूं मंथली। अब मुझे एक बात बताओ, ईयरली बताओ, चलो ईयरली, अगर मैं यहां पे ईयरली फ्लक्चुएशन चाहता हूं तो टी का वैल्यू कितना रखूं? अगर मैं ईयरली यहां पे रखना चाहता हूं तो टी का वैल्यू कितना होना चाहिए? जल्दी बताएंगे, क्विक 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 एवरीवन, एवरीवन, जल्दी बता दो यार, कम ऑन।
365। तो 365 जरा रख के बताओ मेरे को कितना आ रहा है वैल्यू। एक बार 365 रख के बताओ कितना आ रहा है वैल्यू। फ्लक्चुएशन की वैल्यू बताओ 365 अगर रखते हो तो। कम ऑन चैंपियंस, क्विक क्विक। बता दो रे बाबा, क्विक आंसर। राइट, सो दैट विल बी हाउ मच, बताइए सर कितना आया। 100%, 100%। तो फ्लक्चुएशन कितनी हो गई। अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए अगर ईयरली ले लूं, ईयरली, तो ईयरली के केस में जो टी का वैल्यू आ रहा है इट इज 365। तो 180 इंटू 1 की पावर, सॉरी 180 इंटू 365 की पावर 0.1, वो भी माइनस में। तो यहां से मुझे ये बताओ कि कितना आपने बताया, 100%। तो फ्लक्चुएशन विल बी हाउ मच, फ्लक्चुएशन इज 1, फ्लक्चुएशन इज 1। तो इसी चीज को हम यहां पर लिख भी लेंगे, ठीक है। यहां पर एक सारी कहानी लिखी हुई है, तो यहीं से मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। टाइम, यहां पे हम लिख ले रहे हैं फ्लक्चुएशन, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आवरली, आवरली के लिए फ्लक्चुएशन वाज हाउ मच, इट वाज 2.7। फिर आता है डेली, डेली के लिए फ्लक्चुएशन हाउ मच बेटा, इट वाज 1.8। उसके बाद आता है आपका आवरली हो गया, डेली हो गया। वीकली अगर रखोगे, वैसे तुम्हारे पास अब फॉर्मूला है पर मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं, उसी में रख के मैंने भी निकाली है, 1.48। उसके बाद आता है तुम्हारा मंथली, मंथली आएगा आपका 1.28। और उसके बाद आता है ईयरली, जो आपने खुद से निकाला 100%। 100% का मतलब फ्लक्चुएशन विल बी 1। सेट है एवरीबॉडी। क्विक, फ्लक्चुएशन कॉन्सेप्ट फुल पावर क्लियर है कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे। क्लियर है तो क्लियर है रे बाबा, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं इसी को समझने के लिए। एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन पता है मुझे, हाउ मच, 6 लाख, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि इनकी जो डिमांड है कितनी, पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड इज 250 LPCD, राइट सर। अब मुझे आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई एवरेज डेली डिमांड बताओ, मैक्सिमम डेली डिमांड बताओ, और मैक्सिमम आवरली डिमांड बताओ लीटर पर सेकंड में, लीटर पर सेकंड में। सबसे पहले बात करता हूं मैं एवरेज डेली डिमांड की। नंबर 1 एवरेज डेली डिमांड, तो बेटा यहां पे सबसे इजी है ये तो निकालना, ठीक है। एवरेज डेली डिमांड पर कैपिटा पर डे इतना है, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, तो यहां से जो एवरेज डेली डिमांड आएगी ये कितनी हो जाएगी, इट विल बी 250 इंटू 6 लैक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, ये आएगा आपके पास 15000000 लीटर पर डे, करेक्ट। अब मैं इसको लीटर पर डे से मिलियन लीटर पर डे कर देता हूं। मिलियन का मतलब क्या हुआ, मिलियन में होते हैं 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा मेरे पास 150 mld। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है एवरीवन, क्विक 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 आंसर। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, विवेक, अर्चना, एवरीबडी एल्स जो सब देख रहे हैं, सब देख ही रहे हो क्या, सो तो नहीं गए। अरे भाई सोना नहीं है, पहला क्लास है, फुल पावर से पढ़ने को पढ़ना है। अभी क्वेश्चन भी लगाएंगे, क्लास खत्म होते ही एक डीपीपी मिलेगी आपको, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, 220-20 क्वेश्चन आएंगे उसमें,
ठीक है, चलो नेक्स्ट इज जो मेरा सेकंड यहां पर रहेगा चीज जो इन्होंने पूछी है। सेकंड इन्होंने बेटा आपसे पूछा है कि आप बताइए मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है? मैक्सिमम डेली इज हाउ मच? आप 180 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। 1.8 फैक्टर ले लो फ्लक्चुएशन का, वहीं से आंसर आएगा। सो सेकंड इज योर मैक्सिमम डेली डिमांड। ये आप मुझे बताएंगे, ये आप मुझे बताएंगे एवरीवन। एवरेज डेली डिमांड से मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया, हाउ मच? हाउ मच? क्विक क्विक क्विक। एनुअल एवरेज डेली डिमांड। बता दो, बता दो, हाउ मच? तो 1.8 और अभी अभी हमने एवरेज डेली डिमांड निकाला है, इट इज इंटू 150। 150 करते हैं यहां से, वैल्यू विल बी हाउ मच? 270 मिलियन लीटर पर डे। अगला आपसे पूछते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड इन लीटर पर सेकेंड। क्यों भाई, कर क्यों नहीं रहे हो चैट में? सबको करने को बोला यार, पार्टिसिपेट नहीं करोगे कैसे आएगा? इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा वो आपसे, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक क्वेश्चन वो अलग बन सकता है, एक क्वेश्चन ये अलग बन सकता है। ऐसे नहीं करना है, पार्टिसिपेट करना है आंसर करते टाइम। और आखिरी जो इन्होंने पूछा है दैट इज योर मैक्सिमम आवरली डिमांड। बच्चे मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना हो जाएगा बोलिए? मैक्सिमम आवरली डिमांड निकालो। 225। ओके ओके, मैक्सिमम आवरली डिमांड। Come on, quick, quick, quick. Maximum, come on, champions. टू 225 बेटा, लेकिन एक गलती शायद आपने करी है। क्या है वो एक गलती? वो एक गलती ये है कि आपने लीटर पर सेकंड में आंसर नहीं दिया है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसको कौन ठीक करेगा मेरे भाई? इसको कौन ठीक करेगा? फटाफट से ठीक करो। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए अब? अगला इज मैक्सिमम आवरली डिमांड। सो मैक्सिमम आवरली डिमांड विल बी 2.7 टाइम्स ऑफ 150। 2.7 टाइम्स ऑफ 150 करोगे तो कितना आएगा? इट विल बी 405 मिलियन लीटर पर डे। लेकिन हमको चाहिए किसमें? पर सेकंड के हिसाब से चाहिए। तो 405 इंटू 10 का पावर 6 डे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 24 इंटू 60 यहां से आप करोगे पर सेकंड, इट विल बी 4687.5 4687.5 लीटर पर सेकंड। सही है क्या? फुल पावर करेक्ट है सर। अगर इतना कर लिया तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से भी जो पीक है उसको देख सकते हैं। एज पर द पॉपुलेशन, जब आपका पॉपुलेशन इज अप टू 50,000 राइट, तो पीक फैक्टर कम्स आउट टू बी 3। ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में CIL के। 50,000 से अगर आपकी जो पॉपुलेशन है इट रेंजेस बिटवीन 2 लाख, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.5।
अगर 2 लाख से ऊपर है तो यही वैल्यू बन जाती है कितना 2। अगर इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज विल कम्स आउट टू बी 2.7 ओनली। तो इसके लिए ये वैल्यूज बस आपके लिए न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है या आपसे डायरेक्टली ये एग्जाम में पूछेंगे। अब आगे भी एक देखते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दो कॉन्सेप्ट को जोड़ करके बनाया गया है कि अगर हम यहां पर हमारी मैक्सिमम डिमांड को, ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड को और फायर डिमांड को साथ में कंसिडर करें तो इसका नाम है कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट या फिर डिमांड। सो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इज टेकन एज द सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंटल डिमांड या फिर ड्राफ्ट। ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स के डिजाइन लाइफ और डिजाइन पीरियड पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं यहां पर जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हैं हमारे सोर्सेस, जहां से आपने पानी को निकालना है उस सोर्स का डिजाइन लाइफ यानी कि वहां से हम कितने टाइम तक पानी निकाल सकते हैं। दूसरा, उसका जो डिजाइन डिस्चार्ज है वो किस हिसाब से हमें कंसिडर करना है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं बेटा कि जो हमारे पास सोर्स रहेगा, कोई भी सोर्स आप कंसिडर कर रहे हो, उस सोर्स का डिजाइन लाइफ होना चाहिए 50 साल मिनिमम। देखो आपकी जो डिमांड है ना, उस डिमांड, पहली चीज तो कौन सी डिमांड के हिसाब से सोर्स ढूंढना है। हमने तो अलग अलग डिमांड देख ली सर, हमने डेली डिमांड देख ली, एवरेज एनुअल देख ली, आवरली देख ली, एवरेज आवरली देख ली, मैक्सिमम आवरली देख ली। कौन सी डिमांड के लिए मैं चेक करूं सोर्स कि ये मेरे लिए सफिशिएंट है कि नहीं। मैं चेक करूंगा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, मैं चेक करूंगा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए सोर्स को, और इसकी डिजाइन लाइफ रख लेंगे हम कितनी, 50 ईयर्स तक, मिनिमम 50 साल तक इस सोर्स से हमें पानी निकालना है और उस हिसाब से हम हमारा सोर्स चूज करेंगे। दूसरा है पाइप 1, ये वो पाइप है जहां से सोर्स से आप पानी को लेकर के आओगे ट्रीटमेंट प्लांट तक। ये जो पाइप्स होंगे इनकी जो डिजाइन लाइफ होनी चाहिए वो 30 ईयर्स तक की होनी चाहिए, 30 साल तक। 30 साल तक ये पाइप्स को कुछ भी होना नहीं चाहिए, और इन्हें भी हम डिजाइन करेंगे किसके लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, कि मिनिमम इनके अंदर जो डिजाइन जो डिस्चार्ज आ जाएगा दैट शुड बी मैक्सिमम डेली डिमांड, उसके लिए हम करेंगे। अगर इससे कम आएगा कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है सर, आवरली क्यों नहीं ले रहा मैं, आवरली क्यों नहीं ले रहा, कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताओ। बहुत देर से बैठे हो, बहुत देर से बैठे हो, जल्दी बताओ आवरली क्यों नहीं ले रहा हूं। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बेटा, व्हाट इज द रीजन। मैं आवरली के लिए क्यों इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूं, कौन बताएगा, अर्चना बताएंगी, विवेक बताएंगे, देवेंद्र बताएंगे, ओम प्रकाश बताएगा, कौन बताएंगे, जल्दी से ट्राई करो, गलती तो बताओगे। एग्जाम में तो बैठे नहीं है हम अभी, तो अगर गलत बताया भी तो कोई यहां पर प्रॉब्लम भी नहीं, फ्लक्चुएशन होगा। एक आंसर आ चुका है। क्योंकि बेटा यहां पर हमें आवरली से कोई मतलब नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो कम हो, हमें यहां पर जो पानी निकालना है वो दिन के हिसाब से निकालना है। बिकॉज देखो जहां तक रिजर्वॉयर है वहां तक मैं डेली डिमांड में इंटरेस्टेड हूं, आप देख सकते हो, क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं है। बहुत सही आपने बोला, कॉन्सेप्ट फुल पावर क्लियर है आप लोग का, चाहे देवेंद्र की बात करूं, विवेक की, जिसने भी आंसर दिया, जिसने नहीं दिया अब आपका भी सेम ही है। क्योंकि यहां तक रिजर्वॉयर तक मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें, डेली डिमांड में ही, क्योंकि मैं डेली डिमांड के हिसाब से पानी ड्रॉ करूंगा, आवरली के हिसाब से नहीं करूंगा। ठीक है ना, बिकॉज मैंने क्या बोला था कि रिजर्वॉयर तक सारे आपका जो वैल्यूज रहती है वो क्या रहती है, रिजर्वॉयर तक ये वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं, और यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं, और रिजर्वॉयर के बाद फ्लक्चुएशंस हैं। तो जहां तक फ्लक्चुएशन नहीं है मैं मस्त डेली डिमांड के लिए कम करूंगा, और अपना जो वाटर का प्लांट है उसको ऐसा ही डिजाइन करूंगा कि वहां से बढ़िया तरीके से ये पानी जो है वो जाता रहे और वो पानी जो है ट्रीट होता रहे। अब आगे जैसे जाएगा उसमें फिर हम लोग अपना आवरली डिमांड भी कर लेंगे। पैन कार्ड दिया भाई, सेट है क्या, क्लियर हो गया बेटा, सही है।
अब देखो नेक्स्ट इज पंप और कैनाल वगैरह जो आप डिजाइन करोगे, जिसके माध्यम से पानी को पहुंचाओगे कहीं भी पूरे ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, तो 15 साल के लिए ये डिजाइन होने चाहिए और ये भी आपके मैक्सिमम डेली डिमांड, इतना इन्होंने करना है, ठीक है। इसके बाद आता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी हम 15 साल तक के लिए डिजाइन करेंगे और इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का डिजाइन लाइफ इज 15 ईयर्स और जो इसकी डिजाइन डिस्चार्ज है दैट इज ऑल्सो एमडीडी। सर्विस रिजर्वॉयर को हम 15 साल के लिए डिजाइन करेंगे और यहां पर वॉल्यूम के हिसाब से हम चीजों को रखेंगे, ना कि हम लोग डेली डिमांड या फ्लक्चुएशन। क्यों? क्योंकि ये स्टोरेज है, यहां पर पानी आकर के स्टोर होने वाला है। अभी तक जहां पे भी हम बात कर रहे हैं पानी वहां से फ्लो कर रहा है, सिर्फ एक ये जगह है जहां पे पानी रुकेगा, तो यहां पे हम वॉल्यूम के हिसाब से चीजें देखेंगे। अब जो हम पाइप के थ्रू भेजेंगे पानी वो और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये दोनों बेटा 30-30 साल के लिए डिजाइन होते हैं और यहां पर जो डिजाइन डिस्चार्ज होगा इट विल बी या तो आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड, या तो आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड, या फिर आपका जो ये को इंसिडेंटल डिमांड हो गया ना, जो आपका को इंसिडेंटल डिमांड हो गया, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। या तो आपका आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, या आपका को इंसिडेंटल ड्राफ्ट, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके लिए हम डिजाइन करेंगे हमारे पाइप्स को और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ये टेबल आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको फुल पावर के साथ मार्क भी कर देता हूं एक दिल के साथ। सेट है क्या? क्लियर है? हर क्लास के बाद क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं ताकि आप उसको जरूर से ले लो, और किसी भी तरह की आपको चीजों में कमी लगे आप तुरंत फोन करके बताओ कि ये चीज अपलोड नहीं हुई, ये हुई वही। वैसे तो आपको फर्स्ट हैंड ध्यान रख लिया जाएगा, सारी चीजें मिले। क्लास के बाद आपको मेरी ये वाली क्लास में जो मैं चीजें लिख रहा हूं वो सब मिलेगा, और क्लास के बाद आपको जो डीपीपी है वो मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास है 3 बजे आना, ठीक है। वहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज इरिगेशन के, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, स्टील के और एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गई आपको एवरीवन? क्विक ओके सर। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है जिसको अब जो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझेंगे, क्वेश्चन उसका हम कल प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन एक एक करके इनको चीजों को समझते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार सीसी लिख देंगे, मजा आ रहा है तो मजा आ गया लिख देंगे, और डाउट है तो डाउट पूछो। कम ऑन, बोल दो रे बाबा, जल्दी बोल दो, मेरे को सबसे चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, हर कोई लिखो। कोई स्टूडेंट तो सिर्फ देख रहे हैं, देखो मत, पार्टिसिपेट करिए क्लास में, इंटरैक्ट करिए क्लास में। सही है। अब देखो यहां पर अगला जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस क्लास का और इस सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज योर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के अलग अलग मेथड्स हैं जो कि आपको बताए गए हैं हमारे जो पूरा वाटर सप्लाई स्कीम है, ठीक है। पूरा जो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका पूरा जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो कितने टाइम के लिए डिजाइन किया जाएगा, उसमें आपका आंसर रहेगा 30 ईयर्स। कितना? 30 साल। 30 साल के लिए ही आप डिजाइन करेंगे आपका पूरा वाटर सप्लाई स्कीम। अब इसी वजह से यहां पर जो IS 1172 है इसमें बताया गया है कि भाई अलग अलग जो मेथड्स हैं आपके 993 क्लॉज नंबर 3 में इसको बताया है कि अलग अलग जो मेथड्स हैं वो किस प्रकार से यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो बेटा यहां पर जो अलग अलग हमारे मेथड्स हैं उनमें आ जाते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ये जो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड होता है इसके बारे में हम एक बार कंपैरिजन करके देखेंगे बाकी और मेथड्स के साथ भी, और साथ ही साथ और भी जो मेथड्स हैं उनको भी हम एक एक करके समझते हैं। बट उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कम्युनिटी पे वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो पॉपुलेशन जो होती है किसी भी कम्युनिटी का वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, एक बार मुझे आप बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट से। बोलो रे बाबा। देखो एक तो ये चीज डिपेंड करती है किस पर, पॉपुलेशन की ग्रोथ, या फिर पॉपुलेशन जो डिपेंड करती है वो करती है एक तो आपकी ग्रोथ पर, कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन।
इसके अलावा पॉपुलेशन डिपेंड करता है आपके डेथ रेट पे, किस रेट से लोगों की जो मृत्यु है वो हो रही है उस पे। इसके अलावा ये डिपेंड करती है माइग्रेशन पर, लोग कितना ज्यादा एक शहर से दूसरे शहर में मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों शहरों की पॉपुलेशन पे फर्क पड़ता है, तो माइग्रेशन रेट हो गया। इसके अलावा डिपेंड करता है आपका एनेक्सेशन। एनेक्सेशन क्या होता है? एनेक्सेशन होता है कि मान लो कल को एग्जाम्पल के तौर पे, एनेक्सेशन का मतलब होता है कि आज जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 140 करोड़। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं है, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, 140 करोड़ अगर इंडिया की है, लेट से फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ पाकिस्तान की है, तो कल को अगर अपना मूड किया और अपन ने पाकिस्तान को भी अपने अंदर ही ले लिया, ठीक है, उसके जो पूरा का पूरा पाकिस्तान है, पीओके छोड़ दो, ठीक है, कश्मीर छोड़ दो, अपन पूरा पाकिस्तान ही अगर अपने में ले लें, तो कल को ये बताओ मुझे अपनी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी इंडिया की? इंडिया की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 160 करोड़, सीधे सीधे। तो एनेक्सेशन इसी को ही हम बोलते हैं, जब कोई एक देश दूसरे देश की जमीन को फोर्सफुली अपने देश के अंदर कंसिडर करना शुरू करे, उसको बोलते हैं एनेक्सेशन। समझ आया क्या एवरीबॉडी? क्विकली, चाइना ने हांगकांग की लैंड को एनेक्स किया हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे और भी हैं, जैसे भाई अरुणाचल में भी कुछ कुछ चीजें हो रही हैं इस तरह से। तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को, पॉपुलेशन किस तरह से अलग अलग तरीकों से डिपेंड वो कर सकती है, वेरी। अब समझते हैं हम अलग अलग इनके जो मेथड्स होते हैं उनको, ठीक है, अलग अलग जो मेथड्स होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जो होता है आपका, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जो है आपका, अगर आपको किसी भी एक डिकेड की वैल्यू निकालनी है, लेट्स से आपको फॉर एग्जांपल n डिकेड के बाद की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं Pn, ये दिख रहा है हमें? नहीं, दूसरा कलर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स विल बी P नॉट प्लस nx बार, ठीक है, nx बार। अब x बार हो जाता है किस रेट से जो पॉपुलेशन है आपकी वो बढ़ी है, यानी कि अभी उसको हम देख लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से भी, राइट। अब यहां पर ये जो सूटेबल है ये है आपके पुराने शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए, स्टेबल शहरों के लिए। यहां से जो फोरकास्टिंग की वैल्यू आती है वो एक लोअर लेवल पे आती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इट इज लोएस्ट। सो इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी व्हाट? इट विल बी लोएस्ट। क्या समझ आया? इस पर्टिकुलर मेथड से जो भी आपको पॉपुलेशन की वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू विल बी द लोएस्ट वैल्यू। एवरीवन ये याद रखेंगे हम लोग, पुराने शहरों के लिए, ओल्ड शहरों के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। आपका जो x बार हुआ, x बार योर एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद जो n हुआ ये हुए नंबर ऑफ डिकेड्स। उसके बाद जो P नॉट हुआ इट इज योर लास्ट नोन पॉपुलेशन, ठीक है, लास्ट नोन पॉपुलेशन। और Pn जो हुआ इट इज योर पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। n डिकेड्स, ठीक है सर। लोएस्ट वैल्यू निकल के आती है, सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाएगा ओल्ड सिटीज के लिए, या फिर लार्ज सिटीज के लिए, या फिर स्टेबल सिटीज के लिए। इसके बाद हमारा जो अगला मेथड होता है इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अब ये जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है, ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड आपको यूज करना है किसके लिए? नए शहरों के लिए, बहुत ही तेजी से जो शहर ग्रो कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और यहां सर जो वैल्यू आएगी आपकी सेम डेटा के लिए जो वैल्यू आएगी वो हाईएस्ट आएगी, हाईएस्ट फोरकास्ट वैल्यू आपको यहां से मिलती है। कितनी हाईएस्ट फोरकास्ट वैल्यू आपको यहां से मिलती है? सो Pn इज इक्वल्स टू P नॉट 1 प्लस R/100 की पावर n। अब यहां पर जो ये R का वैल्यू है, यानी कि परसेंटेज ग्रोथ,
परसेंटेज ग्रोथ को अलग अलग रूप से निकाला जा सकता है। इसका एक सिंपल मेथड होता है जिसमें आप अरिथमेटिक मेथड यूज करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, आर का, जो आर परसेंटेज है। ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। तो आर की वैल्यू अगर निकालनी है हमको, आर की वैल्यू निकालनी है तो पहला मेथड होता है हमारा अरिथमेटिक मीन। यहां से आर की वैल्यू कैसे निकालें, तो अलग अलग डिकेड्स के बीच का आपके पास जब ग्रोथ आ जाएगा तो इट विल बी हाउ मच, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R nth डिकेड डिवाइड बाय n। यहां से कैसे वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक में अगर आपको R का वैल्यू निकालना है, परसेंट R, तो इट विल बी हाउ मच, यहां पे n। जैसे मान लो यहां पर क्या है, अगर आपके पास 3 वैल्यूज है, लेट्स से R1, R2, R3, इस तरीके से, ठीक है, R1, R2, R3, तो यहां पे क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा। क्यूब रूट 2 होंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, और अगर यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डा 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 इंटू R। मैंने n के लिए लिखा है तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लो 2 वैल्यू गिवन है, 2 वैल्यू गिवन है, तो उस हिसाब से भी आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट विल बी R इज इक्वल्स टू, वैसे ये आएगा नहीं आपको, हमेशा जो काम में आएगा CIL में वो अरिथमेटिक मीन ही काम में आ जाएगा। वैसे यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी कोई नहीं, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन लगता है, टाइम लगता है, और CIL में इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं, बट स्टिल यहां पर मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है, आपको बताना कि आप किस प्रकार से जो है आपस में कंपैरिजन करेंगे अलग अलग मेथड्स का, बस वो बताना मेरा उद्देश्य है यहां पे। अगला जो मेथड है दैट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये बीच का आपको रिजल्ट देगा, यानी कि आपका ज्योमेट्रिक मेथड सबसे हाईएस्ट रिजल्ट देता है, सबसे ज्यादा वैल्यू देता है फोरकास्टिंग की सेम डेटा के लिए। वहीं आपका जो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड हुआ, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ये लोएस्ट वैल्यू देता है, पुराने शेयरों के लिए यूज कर सकते हो आप। और इन दोनों के बीच में अगर आपको बहुत ही एक्चुअल वैल्यू चाहिए होगी तो उस केस में आप इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे ये बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से काम करता है। सो इट इज P0 प्लस NX बार प्लस, अब यहां पर बस एक चीज और ऐड हो जाएगी, दैट इज योर n प्लस 1 y बार बाय 2, ठीक है। ये आपका y बार क्या है, इंक्रीज इन इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। ये हमने एवरेज इंक्रीज निकाला ना, तो एवरेज इंक्रीज भी कितना और इंक्रीज हो रहा है, इसका मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, आएगा नहीं, मैं फिर बोलता हूं, पर बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो इतना हिस्सा है आपका, एक ये वाला और एक ये वाला। यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है CIL में, बाकी एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं CIL की ही बात कर रहा हूं। इसके बाद आपके 2 और मेथड होते हैं, इनको यहां से हटाओ। एक डिक्रीजिंग रेट मेथड होता है और एक लॉजिस्टिक एस कर्व भी होता है। डिक्रीजिंग रेट मेथड जो होता है वो शहर जो सैचुरेशन के पास है, सैचुरेशन के पास मतलब कि अब बिल्कुल आप ये मान के चलो उनमें जो पॉपुलेशन, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन हो सकती है, उतनी पॉपुलेशन होने वाली है या हो चुकी है, बिल्कुल वहां पर मैं डिक्रीजिंग रेट मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पर लोएस्ट वैल्यू आती है आपके पास, लोएस्ट आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक पहुंचने के बाद लोएस्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लॉजिस्टिक कर्व। लॉजिस्टिक कर्व में लॉन्ग रेंज और किसी भी शहर के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, नया है, पुराना है, छोटा है, बड़ा है, सब में। इट इज ऑल्सो सैचुरेशन बेस्ड। तो यहां पर ये 5 मेथड होते हैं बेटा, आपस में इनका कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल आपसे कोई नहीं पूछने वाला यहां से, सो आई होप ये आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो और क्या है इसमें आगे, हाँ अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर पूरी क्लास में मैंने आज जो आपको पढ़ाया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सी गलतियां हैं जो आप करोगे, आप अभी से उसको सुधार सकते हो, और वन लाइनर कौन कौन से हैं वो एक बार देख लें उनको। एवरीवन, आज जो पढ़ाना था मुझे वो इतना ही था, मुझे फटाफट से बताओ समझ आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, जो मैंने समझाया वो दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी आई कि नहीं आई, जल्दी बता दो। अब एक एक करके देखते हैं। देखो, एक तो आपका जो फायर का फॉर्मूला है, याद रखेंगे उसमें जो पॉपुलेशन है वो हमेशा थाउजेंड्स में रखनी है, ठीक है। अभी सीसी से काम नहीं चलेगा, मजा आया कि नहीं आया वो बताओ, समझ आया कि नहीं आया वो बताओ। इसके अलावा आपका जो मैक्सिमम आवरली डिमांड है, इट विल बी 2.7 टाइम्स, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको।
इसके अलावा आपका 1172 डोमेस्टिक जो है इट इज 135 एलपीसीडी, ना कि 150 या 200। इसको अपन एवरेज नहीं करेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे, 150 बोलेगा 200 पूछेगा। और एक चीज और बता दूं आपको भाई, टोटल डिमांड कितनी है सर, टोटल तो बताओ, टोटल 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 भी देख लो भाई मेरे, टोटल मैंने यही मेंशन किया हुआ है। देखो टोटल एवरेज डिमांड 250 से 350 एलपीसीडी के बीच में रहती है, लेकिन मैं लेता हूं 335, यानी कि मैंने इनके बीच का एवरेज ले रखा है, तो 335 ही टिक करके आना। अब आता हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, या जो गलतियां अपन कर सकते हैं उन पर, और फिर अपन वन लाइनर को समझेंगे, वन लाइनर कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा पर कैपिटा डिमांड जो है वो डोमेस्टिक डिमांड के बराबर नहीं है। पर कैपिटा डिमांड के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ये याद रखना बेटा। कभी कभी ये हो सकता है कि सर इंडस्ट्री में, कमर्शियल में थोड़ी ना पर कैपिटा लेंगे, नहीं, पर कैपिटा डिमांड के अंदर आपका सब कुछ आएगा, डोमेस्टिक भी, इंडस्ट्रियल भी, कमर्शियल भी, पब्लिक भी, लॉसेस भी। ये चीज याद रखना, एमसीयू में आपसे पूछ सकता है, आज तक पूछा नहीं है। इसके बाद अगली चीज आपसे पूछेगा, ज्योमेट्रिक मेथड, हाईएस्ट फोरकास्ट, इंक्रीमेंटल मेथड, मोस्ट रैशनल, दीज टू फैक्टर आज रिपीटेडली याद रखना इनको भी। डिजाइन पॉपुलेशन, ऑलवेज यूज हाईएस्ट फोरकास्ट मेथड, ज्योमेट्रिक। इन डिजाइन हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, सेफ्टी के हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं, और कभी भी वाटर सप्लाई स्कीम को अंडर डिजाइन नहीं करना। याद रखो, मैंने बीच में भी बताया था कि डिमांड जो भी है, कभी डिमांड में जो आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा तो अपर लिमिट लेना, लोअर मत लेना, कि कहीं आप पता चला कि कम डिमांड कंसिडर करके सप्लाई पूरी डिजाइन करो अपनी। इसके अलावा डिजाइन पीरियड 30 इयर्स लेना है। डिजाइन और लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर में अंतर होता है, ये चीज याद रखो डिजाइन में, क्योंकि देखो आपका जो पाइप है वो 30 साल के लिए डिजाइन करता हूं मैं, लेकिन उनकी जो लाइफ होती है वो 60 से 100 साल तक हो सकती है। तो मैं यहां पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना वो कम लेके चलता हूं वैल्यू को। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके 1172 के क्लॉज 3 में, अगर आपको पढ़ना है तो मत पढ़ना, वैसे जरूरत नहीं है। अब वन लाइनर जो आपको याद रखने हैं, डोमेस्टिक डिमांड जो है आपकी 135 एलपीसीडी होती है। मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होता है वो 2.7 होता है एनुअल एवरेज डिमांड का। क्विजलिंग्स फॉर्मूला इज 3182p, जिसमें p 1000 में रखते हैं। बर्स्टन्स फॉर्मूला इज 566, क्योंकि ये वन लाइनर में क्यों लाया हूं, सीआईएल में इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, बस इसीलिए वन लाइनर लाया हूं मैं। ये मैं गेट में नहीं लाऊंगा, ठीक है, ये मैं ईएससी में नहीं लाऊंगा, सीआईएल में लाया हूं मैं, क्योंकि ये सीआईएल का बैच है, कार्बन बैच। ज्योमेट्रिक मेथड में हाईएस्ट फोरकास्टिंग वैल्यू आएगी। इंक्रीमेंटल में मोस्ट रैशनल है, इंडिया में यूज किया जाता है ज्यादातर। डिजाइन पीरियड लेना है मेरे को 30 इयर्स, पूरे के पूरे वाटर सप्लाई स्कीम का जो आज हमने पढ़ा है। और फायर डिमांड का जो ड्यूरेशन होना चाहिए इट शुड बी 4 से 5। 4 से 5 क्यों, क्योंकि मैंने जो प्रेशर रखना है अपने पानी का, जो डिमांड है मेरी, वो इस हिसाब से फुलफिल करनी है कि अगर मैं 4 से 5 घंटे तक भी पानी की सप्लाई देता रहूं, आग बुझाने के लिए अगर मुझे 4 से 5 घंटे लग भी जाएं, तो ये ना हो कि पानी का जो प्रेशर है वो कम हो जाए, वो प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। यहां पे लिखा भी हुआ है मैंने कि ये जो वाटर का हेड है 10 से 15 मीटर, ये मेंटेन रहना चाहिए इवन आफ्टर 4 से 5 घंटे ऑफ कांस्टेंट यूज। कॉन्स्टेंटली अगर हम पानी को यूज कर रहे हैं 4 से 5 घंटे, तो यहां से जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली हमारे पास सेम प्रेशर से आना चाहिए। एंड दैट इज इट, आज के लिए इतना ही रखेंगे। एंड आई थिंक यप, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे एक बार चैट में बता सकते हो कि हाउ वाज द क्लास, स्टार स्टार देके, 5 स्टार से कम जो देगा ना देख लेना। ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं किसी और के लिए नहीं पूछ रहा हूं ना ही, क्योंकि भाई देखो यहां पर मेन उद्देश्य है किस चीज का, कि हम लोग किस प्रकार से सिलेक्शन की ओर बढ़ सके, दैट इज इट। और वो तभी पहुंच पाएंगे जब क्वालिटी को टॉप नॉच रखा जाएगा। सो आई होप आपने बहुत अच्छे से पहला चैप्टर समझा होगा। और अब मैं आपको इस क्लास के बाद पहले चैप्टर के 20 क्वेश्चन की डीपीपी दूंगा, आप प्लीज उसको सॉल्व करो। कोई भी डाउट आएगा मुझसे पूछो। और इसके बाद प्रैक्टिस सेशन है 3 बजे, 3 बजे हम दोबारा से पढ़ेंगे, और 3 बजे के बाद दोबारा डीपीपी मिलेगी, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मेरे साथ जो है डिस्कस भी करने हैं, और मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा वो फिर अलग है, ठीक है। सेट है, मजा आया कि नहीं आया, फुल पावर के साथ फिर मिलेंगे कल सेम टाइम पे, थ्योरी के लिए 12 बजे और प्रैक्टिस के लिए 3 बजे। तब तक के लिए आपको मेरे 2 काम करने हैं, ध्यान रखेंगे अपना, दूसरा ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, थैंक यू।